मैं आपको हर रोज ये ऐसा करती हूँ हर क्लास में कि मैं आपको उसका नंबर बच्चे का जो एडमिन है ग्रुप का वो आपको दे देती हूँ और आप उसको रिक्वेस्ट कर देते हो और वो आपको ऐड कर लेता है, ठीक है। और जो गर्ल्स हैं वो मुझे भेज देती हैं यूजुअली और मैं उनको वहां पे मैसेज कर देती हूँ। दिस इज हाउ वी डू। तो आपका जो ये जी वालेकुम अस्सलाम जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चों? नहीं? ओके। तो अभी हम हर रोज ही क्लियर कर रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो दे हैव मल्टीपल लाइक they encounter different situations, they encounter different type of like ambiguities। तो उनको कोई ना कोई डिफरेंट किस्म के आप कह लें कि समझ में आती है चीजें। तो हम इस पे बात करते हैं अभी, ठीक है। फातिमा एहसन, ओके बेटा, मैं आपको ऐसा करती हूँ कि मैं अपना नंबर भी ना, मुझे ऐसे लगता है कि मैं जियो न्यूज पे दे देती हूँ, ठीक है, ताकि मैं सारे लोग जो है वहीं से ले लें। ठीक है, मैं आपको अभी जाते हैं इस पेज के ना एंड पे मैंने नंबर लिखे हुए हैं, तो मैं वो नंबर आपको लिख देती हूँ दोबारा। तो आप वहां से मेरे नंबर पे गर्ल्स मुझे मैसेज कर दें कि मुझे ऐड कर दें, ठीक है। और जो बॉयज हैं वो शनावर का नंबर है मेरे पास जो एडमिन है, वो आपको ऐड कर लेगा, ठीक हो गया। मैं आपको एंड में देती हूँ फातिमा एहसन, ठीक है। बस 2 मिनट तक अभी पढ़ना शुरू करते हैं सो दैट सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। जस्ट वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन। जी बच्चों, आप मुझे पूछ रहे नोट्स, आज मैं आपको सेंड कर दूंगी। जो आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है, टॉपिक नंबर 2 जो है ए पार्ट का, आज वो फिनिश हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद जुहैब। तो आपने क्या करना है कि आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि किस तरह से आप इसकी तैयारी करेंगे। स्लाइटली डिफरेंट थिंग। अब आप ये समझ जाओ कि जो आपने एफएफएससी में पढ़ा है, ये उस तरह से सवाल नहीं आते एमसीक्यूज, ठीक है। और हम कोई स्पेसिफिक एरिया आपको नहीं बता सकते कि जी यहीं से सवाल आएंगे। आपको जो बुक्स रेकमेंडेड बुक्स हैं वो तो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं, ठीक है। और उनसे मिलता जुलता या उनको ज्यादा इलेबोरेट किया हुआ जब आपको मिलता है तो देन वी एक्सप्लेन इट टू यू। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आज नोट्स में आपके लिए क्या है और आप क्या पढ़ोगे, और कल हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, और अगले वीक में हम थोड़ा सा इसको स्पीड अप करेंगे और कुछ और चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, वालेकुम अस्सलाम बच्चों, थैंक यू। आप सारे बच्चे जो है आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर देयर। तो हम शुरू करते हैं पढ़ना। जी आ, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद फिर मैं आपके कुछ क्वेश्चन जो व्हाट्सएप पे आपने मुझे इंडिविजुअली पूछे हुए ना, मैं उनके सबके आंसर आपको देती हूँ सो दैट वो लोग जिनके जहनों में क्वेश्चंस जो है वो आए हैं बट दे हैवंट आस्क्ड, सो अभी तक नहीं किए, तो उनको भी सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो हम ये भी करते हैं, और आपके जो क्वेश्चंस आप लिख रहे हो मैं क्लास के एंड में इसके आंसर दूंगी, ठीक है। जो आप अभी सवाल लिख रहे हो जरूर लिखो, लेकिन मैं आखिरी 10 मिनट्स में आंसर दूंगी। अब मुझे आप कोशिश करें लिख ले चले मैम, लेकिन अपने आप को इंटरप्ट नहीं होने दूंगी। अच्छा जी, यस्टरडे हमारा टॉपिक था कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका टॉपिक नंबर 2 था। उसमें सिर्फ 3 मजीद टॉपिक्स थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जी इनफॉर्मल फॉर्मल क्या होता है, और उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट जो है उसको क्यों कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, ठीक हो गया ना। तो ये 2 चीजें जो हैं वो आपकी
आप समझ लें कि आपको 4 टॉपिक पूछे उन्होंने, मगर ये टॉपिक एनफ नहीं है, यानी उनकी हेडिंग जो है वो एनफ नहीं है, आपकी उससे उससे तैयारी नहीं हो पाएगी। तो हमने अब क्या करना है कि हमने हमने क्या करना है कि व्हाट वी डू इज कि हम इसको समझते हैं कि किस तरह से इन बड़ी हेडिंग्स के नीचे छोटी हेडिंग्स को समझना है। कल आपको याद होगा तो मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की थी, कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ आप समझ लें कि ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल हमें सीखना है। हम ये देखेंगे हायरार्की क्या चीज है। आपको कल बताया था अपर लोअर रैंक को हायरार्की कहते हैं, जैसे कि आर्मी में होती है, जैसे कि ऑफिसेस में होती है, मिनिस्ट्रीज में होती है, ठीक है, आप उसको कहते हैं हायरार्की है। इसी तरह एक टर्म हमने सीखी चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड का मतलब है कि जैसे मैं अगर सब ऑर्डिनेट हूँ तो मेरे सीनियर कौन है, जो मेरे सीनियर हैं और उनके साथ मेरी मेरी चेन ऑफ कमांड कैसे नजर आ रही है, ऊपर से ऊपर लेवल्स है या नीचे से नीचे लेवल्स है। और हर पर्सन जो मेरे ऊपर होता है या मेरा जो बॉस होता है, इमीडिएट बॉस उसे कहते हैं, इमीडिएट बॉस, तो वो मेरा लाइन मैनेजर होता है। जैसे मैंने जिसको रिपोर्ट करना है वो मेरा लाइन मैनेजर है, ठीक है। ये हमें कुछ टर्म्स सीखनी है यानी इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर हमने एक और यहाँ पे चीज देखी कि कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने आपको बताया कि कौन किससे बात करेगा, कौन बॉस है, उसके नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स हैं, कौन किससे बात करेगा, दैट्स गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर बना देगा। और इसको दूसरे लफ्जों में हम नेटवर्क भी कहते हैं कि एक नेटवर्क बन गया है। जैसे यू सी द एड, जैज की एड आ गई, यू फोन की एड आई, उसमें कहते हैं कि हमारे इतने नेटवर्क्स हैं, है ना। तो आपका एक नेटवर्क होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि फ्रेंचाइज लोग खरीदते हैं, जैसे KFC फ्रेंचाइज, मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइज या और भी कोई है, तो उनका एक बड़ा नेटवर्क होता है कि जी हम पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पर आप जो है फैले हुए हैं और उनका एक नेटवर्क है, एक जाल बिछा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यू हैव नेटवर्क्स। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग। आपको क्या आईटी के नीचे बहुत सारे लोग चाहिए तो एक बड़ा नेटवर्क होगा। अगर आईटी के 3 बंदे काम करेंगे या 4 बंदे सिर्फ काम करते हैं तो एक छोटा सा नेटवर्क होगा। तो हमने या उसका छोटा स्ट्रक्चर होगा, आप ये समझ लें। ये हम चीज सीखेंगे, ये बात आपके जहनों में होनी चाहिए। फिर हम फॉर्मल की जब बात करते हैं तो फॉर्मल जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है या फॉर्मल नेटवर्क मिलता है या फॉर्मल लाइन हायरार्की की मिलती है, वो हम जो बॉसेस आपके होते हैं, जो कंपनी के हेड्स होते हैं, वो खुद उसको सैंक्शन करते हैं, उसको अलाउ करते हैं। आप इससे बात कर सकते हो। यानी अगर आपने से एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, आपने काम तैयार किया, आपने अपनी इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट की, उसने आगे से रिपोर्ट की, तो एक सिस्टम बना देते हो, जैसे कि कल मैंने आपको चेन नेटवर्क दिखाया था। तो इस तरह की चीजें भी हम देखेंगे इसमें कि हम किस तरह से सिस्टम जो है वो काम करेंगे। और ये वाला जो है बातें, इसका कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट की बात आ गई। अगर आपको ये मैं कहूँ कि जी यहाँ से याद कर लो, वहां से याद कर लो, वहां से याद कर लो, तो कितनी जो है वो कितनी एम्बिगुइटी पैदा हो जाएगी। बात ये है, यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स अबाउट द थिंग्स। अब लास्ट वीक हमने जो पढ़ा, मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों कि आप मुझे बताएंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम बताओ, आप मुझे नाम बता देंगे। मैं कहूंगी अच्छा व्हाट डू यू नो अबाउट कॉन्टेक्स्ट। एक बंदा एक डेफिनेशन देता है, दूसरा दूसरी देता है, लेकिन सारों का एक ही, सारों के जवाब ठीक है। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। ये चीज हमें चाहिए, कम्युनिकेशन में हमें ये चीज चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे क्रैमिंग जिसे कहते हो ना, वो आपको नहीं जरूरत है। जिस चीज की क्रैमिंग की जरूरत होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। और अगर आपको से हायरार्की के बारे में 2-3 जगह से डेफिनेशन मिलती है तो जहन नशी कर लो कि एग्जामिनर कोई भी वर्ड्स यूज करेगा, यू अंडरस्टैंड कि ये हायरार्की है। फॉर इंस्टेंस आपको एक हमने कहा जी जनरल नॉलेज का हमने एक पेपर लेना है आपका फॉर इंस्टेंस, और हम ये कहते हैं कि जनरल नॉलेज का जो पेपर है आपका, इसमें हम यूरोप की हिस्ट्री पूछेंगे। अब आप मुझे आके पूछेंगे जी यूरोप में किस वाले मुल्क की ज्यादा तैयारी करें, मैं क्या बता सकती हूँ। आपको सारा यूरोप कवर करना है, ठीक है, मैं बात समझ गई। पता नहीं फ्रांस का पूछता है, वो जर्मनी का पूछता है, इंग्लैंड का पूछता है, मुझे क्या पता। तो आपने क्या करना है, इसी तरह आपने कॉन्सेप्ट लेना है। यू हैव टू कैरी द कॉन्सेप्ट
और बहुत जल्दी मत करो, किताबों का मसला इतना बढ़ गया आप लोगों को। मैं आपको छोटी सी बात बता देती हूँ, फिर मैं बात अपनी क्लियर करती हूँ। आपके पास इस वक्त बहुत सा मटेरियल आ गया है। आपको जो मैंने सीए की बुक दी, उसके हर चैप्टर के एंड में सवाल है। अभी बहुत से सवालों की आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी हमने टॉपिक सारे नहीं पढ़े। जितनों की समझ आती है जस्ट गो थ्रू दैट, और जिसकी नहीं भी समझ आती एटलीस्ट आपकी मेमोरी को टच तो करेंगे ना, ताकि जब दोबारा तुम पढ़ोगे तुम्हें याद हो जाएंगे। तो हल्का सा तुमने एक आध चैप्टर को देख लिया है, ठीक है। नंबर 2, आपको मैंने 1000 क्वेश्चंस भेजे, आप भी उस चैप्टर वाइज वहां दिए हुए, वहां से देखो, देखो कितने आते हैं तुम्हें, बगैर तैयारी किए तुम्हें कितने आते हैं। यू चेक योरसेल्फ। दो दो हो गए एमसीक्यूज के सोर्सेस। तीसरा, आपको पीडीएफ बुक पहले वीक में भेजी थी, उसके हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज थोड़े थोड़े दिए हैं, उसके आखिर में जवाब दिए हैं, वो भी आपके पास एमसीक्यूज मौजूद हैं। ठीक हो गया ना। तो और वो बुक क्या है, ये एग्जैक्टली इसका कंटेंट वही है जो मैंने कल आपको व्हाट्सएप 2 बुक्स की थी, जो बुक्स मैंने कहा था कि एक बुक स्टॉल पे मौजूद हैं, और मैंने उसका फोन नंबर आपको दे दिया था। अगर वो आप बुक लेना चाहते हैं, जो कि असल में पीडीएफ में आपको पहले वीक में भेजी थी, ये सेम कंटेंट है उस बुक के अंदर जो हार्ड कॉपी में आप लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल ले लीजिएगा, या थोड़ा वेट कर लें। अभी देखिए थोड़े सी दिनों में कुछ चीजें सेटल होती हैं। कुछ लोग मुझे पूछते हैं फिजिकल क्लास हो जाएगी, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बिल्कुल नहीं पता मुझे, अभी कोई चीज मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं आई। अगर इंफॉर्मेशन आती है एंड दैट्स गोइंग टू बी क्लियर एंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, आई डेफिनेटली शेयर विद यू। आप ही ने तो क्लासेस पढ़नी है, आपसे क्या छुपाना, वो आपको बता दिया जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो, ठीक है। और जहां तक एमसीक्यूज की बुक की बात है, जो कि मैंने कल आपको उसकी भी तस्वीर भेजी थी, जो कि बुक स्टॉल पे, बुक डिपो पे, बुक हाउस पे अवेलेबल है, लेना चाहते हो आप उनको कॉल करो और पूछो कैसे दे सकते हैं, whether they can make it like available to you, डिलीवर कर देंगे, वो चार्ज करेंगे आपको, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आप मुझे पूछते हो। और थोड़ी सी एक और मैं चीज आपको बताऊं कि थोड़ा थोड़ा आप कंप्यूटर के ऊपर भी पढ़ना सीखो। आपके पास अगर लैपटॉप है या कंप्यूटर डेस्कटॉप वाला या कोई भी आपके पास सिस्टम है, टैब है, कुछ भी है, उसके ऊपर भी आप जो है उसको स्टडी कर सकते हो, उसको हाईलाइट करने का भी आपके पास मौका होता है। तो अभी हमें कॉन्सेप्ट कैरी करनी है, अभी आगे चलना है, और फिर आपके पास एमसीक्यू जब करना शुरू कर देते हो और आपको आती, और बच्चे पता है आप लोग क्या कर रहे हो सारे स्टूडेंट, आप पीडीएफ जो आपको भेजती हो ना, आप खोल के भी नहीं देखते हो, बस मुझे सवाल पूछ देते हो कि इसमें क्या है, व्हाई शुड आई टेल यू। आप सोचने वाली बात है, वैसे मैं बता देती हूँ, लेकिन व्हाई शुड आई टेल यू। आप ओपन करें, उसको देखें और कंपेयर करें दूसरी वाली बुक के साथ। फिर आईकैप की बुक जो है वो दी हुई है मैंने, इसमें सीए की बुक, उस पे पूछती है कि ये बुक और दूसरी बुक में क्या फर्क है, एक बच्चे ने मुझे पूछा हुआ है। आई डोंट माइंड इट, कोई बात नहीं, अभी आपके पहले स्टार्ट डेज है, कोई बात नहीं, आप पूछिए, लेकिन आप एक दफा खोल के देखो और मेरी बात पूरी समझो। तो आई जो सीए की बुक है उसमें जितना आपको चाहिए मैं नोट्स में डाल रही हूँ, यू डोंट वरी अबाउट इट। आप अगर ना उसको पढ़ना चाहें तो मत पढ़े, आपके पास जो पहले दिन वीक में पीडीएफ आई थी उसमें उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ लो, हो सकता है कि ज्यादा से समझ में आ जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऐसा भी तो होता है कि तुम्हें एक टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, अभी तो खैर बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, आपको नहीं समझ आता, गूगल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करनी है, या प्लीज इस बात को समझ लें, ठीक है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जो हमने आज ये टॉपिक की तरफ। आपके पास 15 पेजेस तकरीबन है, 14-15 पेजेस ये आपको मिल जाएंगे, और आप इसकी रीडिंग कर लेना बड़े आराम से। कल का दिन आप नया टॉपिक पढ़ोगे, लेकिन आपके पास आगे काफी दिन है, आप इसको आराम से रिवाइज करना। और उसके बाद आपके जो लोग हैं आपके इंस्टीट्यूट के, दे आर वर्किंग ऑन इट, वो कोई ना कोई चीजें आपको रास्ते दिखाएंगे, वो आपको कोई हो सकता है प्रैक्टिस दे दें, कोई आपको मॉक प्रैक्टिस दे दें, कुछ ऐसी चीजें दे दें, जस्ट वेट करो, ठीक है। तो मैं ये सिर्फ आपको बातें समझा रही हूँ कि आप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना हो, इससे आपको कुछ नहीं आएगा। आप आराम से तैयारी करें, जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं आराम से पढ़े, वो टॉपिक नहीं को पढ़ा पीडीएफ में भी पढ़ लो, नहीं समझ आया गूगल कर लो, इट टेक्स 5 मिनट्स, आपने गूगल किया, टाइम मिला फौरन पढ़ लिया, टाइम नहीं मिला तो बाद में पढ़ लिया, यू कैन डू लाइक दिस, ठीक हो गया। आ जाइए इसके ऊपर, इसका पहला मैंने कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होती है ये मैंने कल आपको बता दिया था। फिर हमने यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, उसके क्या
यानी मैनेजर्स को क्यों जरूरत होती है, इसमें डायरेक्टिंग प्लानिंग के लिए जरूरत है, कोऑर्डिनेटिंग के कंट्रोलिंग के लिए जरूरत होती है। जब तक कि उनको सारा नहीं पता चलेगा कहाँ पे क्या हो रहा है, वो कैसे अपना सिस्टम डेवलप करेंगे। अब मैं आपको एक आगे चलने से पहले, बढ़ने से पहले एक मिसाल आपको बड़ी इंटरेस्टिंग देती हूँ। होता ये है कि एक कंपनी है जो कि बाहर की कंपनी, उसकी मैंने केस स्टडी पढ़ी और पढ़ाई भी थी किसी क्लास को। तो उसमें क्या होता है कि वो जो कंपनी है ना, वो बनाती है बारबेक्यू ग्रिल्स, यानी लोग बीच पे जाके ग्रिल कर रहे हैं, किसी खुली जगह पे जाके ग्रिल करते हैं, ठीक है, तो वो बारबेक्यू बनाते हैं। अब वो जो ग्रिल थी ना, उसकी थोड़ी सी सेल कम होती है। उन्होंने अपने वर्कर्स को, जो उनके काम करने थे, उनको उनको भेजा और जाके कहा कि चेक करो कैसा क्या है। उन्होंने बीचेस पे जाके और पब्लिक जो ओपन प्लेसेस है वहां पे जाके चेक किया, जहाँ पे लोग ज्यादा बारबेक्यू करते हैं, और ये चेक किया कि कितने लोग जो हैं वो उस कंपनी की ग्रिल को यूज करते हैं। अब उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पार्टी हो रही है, वहां पे गाड़ी का जो जिसे आप डिक्की कहते हो या ट्रंक कहते हैं उसको, उसमें से लोगों ने ग्रिल को जब निकाला तो स्पेशली जो गर्ल्स या फीमेल्स थी, व्हेन दे आर टेकिंग इट आउट, दे वर फीलिंग इट वेरी हैवी। और वो जरा, जैसे खवातीन की वैसे भी चीखे मारने की आदत ज्यादा होती है ना, तो वो थोड़ा चीखे मीखे मार के बड़ी भारी है करके आके ना वो ड्रैग करके ले जाती है। और कुछ लोगों ने को देखी तो किसी और कंपनी की बड़ी लाइट सी थी। अब उन्हें ये बात समझ में आ गई कि हमारी जो बारबेक्यू ग्रिल क्यों कम हो रही है, कि हैवी बहुत है, इसको हैंडल करना मुश्किल है, इतनी हैंडी नहीं। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एड चलाई कि अपनी पुरानी जो ग्रिल्स हैं हमें वापस दे जाओ। जैसे कि आप लोग देखते हो ना, पुराना गद्दा दे जाओ और नया ले जाओ, मैट्रेस की एड्स आती है ना। अब आप बड़े परेशान होंगे कि पुराने गद्दे का करते क्या है, कुछ गड़बड़ करते होंगे। कुछ भी नहीं करते। व्हाट दे डू इज कि जितने भी उनके वैसे भी जब मैट्रेसेस बनते हैं ना, मेरा एक कोई था स्टूडेंट था, ही वाज वर्किंग विद सम मैट्रेस कंपनी, तो उसने मुझे बताया कि उसके जो कटिंग वाले पार्ट्स होते हैं उनको दोबारा से वो हार्ड करके ऑर्थोपेडिक जो होते हैं ना, हार्ड मैट्रेसेस बनाते हैं। तो उन्होंने उसके हार्ड मैट्रेसेस बनाने होते हैं, दैट्स व्हाई दे टेक इट बैक। आप अगर वापस करेंगे ग्रिल को तो क्या करेंगे, वो उसको दोबारा से मेल्ट करके रिसाइकिल कर लेंगे, आपको उसकी बेहतर उसमें दे देंगे हल्की वाली। और उन्होंने कहा जी बहुत लाइट बट उतनी ही क्वालिटी की है, हमने इसमें फलां वाला मेटल डाला है, क्योंकि पढ़ा लिखा जो आपका कस्टमर होता है उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते जब तक कि आप पूरी बात नहीं बताते। तो आपने उसको पूरी बात बताई और लोगों ने फिर पागलों की तरह वो दोबारा से लेनी शुरू कर दी। तो बात कहने की ये है कि हमने, अगर कम्युनिकेशन नहीं आई, कंपनी कैसे चलेगी हमारी, हम बैठ जाएंगे, हम तो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। तो हमें अपने कंपैटिटर से चलना है, अपनी कंपनी में क्या हो रहा है देखना है, उस सारी बातों के लिए आपको क्या चाहिए, कम्युनिकेशन। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब ये बात समझने वाली, उसके बाद जो पढ़ोगे तुम्हें समझ आएगा कि भाई किस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे को जाती है, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। एक एयरलाइन फ्लॉप हो जाती है, दूसरी एयरलाइन आगे निकलती, क्या वजह है, चेक करो वो क्या करते हैं, तो क्या है आपको पता चल जाता है। तो अभी ये हमने ये कल सारा ये पढ़ लिया था, आपको मैंने गाइड किया था, अभी आपको मिल जाएगा, आप इसको रीड कर लेना। इसके बाद वाई कम्युनिकेशन जो है वो आजकल के सिनेरियो में क्यों इंपॉर्टेंट है, कल मैंने ये सारा पढ़ दिया था आपको। और मैंने कहा था ग्लोबल बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई है, लोगों की एक्सेस बढ़ गई है, ठीक है। और इसलिए लोग जो हैं बाहर के मुल्कों में भी अपना बिजनेस चला रहे हैं। अभी आप देखें किसी मुल्क की, जैसे कनाडा की, तुम्हें इमिग्रेशन लेनी है तो अभी भी तुम्हारे पास अगर पैसा है तुम जा सकते हो, क्योंकि वो हमेशा इन्वेस्टर को बुलाते हैं। जो बड़ा इन्वेस्टर है उसे कौन नहीं बुलाएगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए आपके पास पैसा, आप जाए, आपका बिजनेस जो है वो आप जाके वहां पे करें, तो दे ऑफर यू दैट। तो इसका मतलब है कि बाउंड्रीज जो है वो डिसॉल्व हो गई हैं। अब आपका यहाँ तक काम नहीं रहा। जैसे मैंने आपको चैप्टर जो जो पहले वाला नोट्स भेजे थे, उसमें मैंने आपको बताई थी ना बात कि आपके कॉल सेंटर्स क्या कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में सस्ता जहां पे पैसा है, यानी आपका डॉलर या पाउंड्स की कीमत वहां पे सस्ती है, वहां पे आपने कॉल सेंटर बना लिए।
और वहां के जो वर्कर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हो ताकि उनको कम पैसों से काम करा सको। तो अब क्या हुआ, तुम स्विट्जरलैंड बैठे हो, तुम्हारी कंपनी स्विट्जरलैंड की है और तुम काम करा रहे हो इंडिया से, तुम काम करा रहे हो बांग्लादेश से। क्यों? इंटरनेट की वजह से। आप इंटरनेट से ऐसे ही कनेक्ट हो जाते हो जैसे कि आप साथ वाले नेबर से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो इस तरह ही आपका जो काम है चल रहा है। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि हमने ये चीजें लेकर दिमाग में चलनी है, अपने जहन को हमने खुला रखना है। हजारों एग्जाम्पल्स हैं, इर्द गिर्द एग्जाम्पल्स देखो, ना सिर्फ अपने नेशनल लेवल पे देखो, इंटरनेशनल लेवल पे देखो। हमने यहाँ पर अपने आप को बंद नहीं करना, हमने आगे बढ़ना है। और कैसे बढ़ेंगे? जब हमारा विजन ब्रॉड हो जाएगा, हम ज्यादा बड़ा सोचेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये तो हमें ऐसे कहते ना एक पुडिंग की तरह खा जाने चाहिए। हमें तो इस तरह आने चाहिए कि कोई मसला ही कोई नहीं है, वी नो दैट। हमें तो सिर्फ एक रीडिंग करनी है, वी नो दैट, ठीक है। और जो चीजें आपको थोड़ी थोड़ी जैसे बॉदर कर सकती हैं, कुछ नाम याद करने होते हैं, वो आप नाम याद करें। अब कोई पूछेगा कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम बताओ, तो नाम बता दो, तुम्हें आते हैं। ये मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, और जो चीजें जैसे मैंने कहा था रोल ऑफ आईसीटी आपको लिखा नजर आ रहा है। मैंने आपसे कहा था हम एंड में जब पढ़ेंगे ना इंफॉर्मेशन या इंटरनेट के ऊपर सारा पढ़ेंगे, ईमेल वगैरह, मैं वहां पर आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। अब है व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको स्लाइड पे कल समझाई थी, आज आपको स्लाइड्स भी मिल जाएगी। इसके बाद कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से आप पढ़ोगे, अगर एक आध चीज टॉपिक एक आध दफा रिवाइज भी होता है तो कोई बात नहीं, मैंने एक तो बुक से लिया होगा जो मैं समझती हूँ आपके लिए पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुई है, अंडरलाइन हुई है, लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपको रिकमेंडेड बुक है हर्टा मफी की, उसमें ये बात लिखी हुई है। उसमें कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक कम्युनिकेशन इतनी ही इंपॉर्टेंट है जिस तरह की आपकी बॉडी में आप ब्लड है। खुदा ना खास्ता कोई किसी का ब्लड जाया हो जाता है तो आपको पता है डेथ हो जाती है, वो ब्लड से ही तो इंसान है। तो इसी तरह अगर आप लाइफ ब्लड है ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेशन को निकाल दोगे, कम्युनिकेशन को खराब कर दोगे, या कम्युनिकेशन इस तरह की है कि वो सिंक्रोनाइज नहीं है। सिंक्रोनाइज का समझते हो ना मतलब? सिंक्रोनाइज वो चीजें होती हैं जो एक तरतीब से होती हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एक बिल्डिंग में गई और मैंने देखा कि उसके सारे जो घड़ियां लगी हुई हैं, क्लॉक्स लगे हैं, वो सिंक्रोनाइज्ड है। यानी एक घड़ी पर अगर इस वक्त 11:29 हैं तो दूसरी घड़ी पर भी यही टाइम है, तीसरी पे भी यही है। तो हम कहते हैं क्लॉक्स आर सिंक्रोनाइज्ड। इसी तरह आपकी ईमेल सिंक करती है ना तमाम डिवाइसेस के अंदर, उसको भी कहते हैं सिंक्रोनाइज करना। और तीसरी बात यह है कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, जो खबर तुम्हें बाहर से मिली अंदर भी वही खबर है, लोगों के अंदर कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है, दे आर क्लियर अबाउट थिंग्स। तो क्या होगा, बात जो है दिस इज व्हाट यू कॉल इट कि जबरदस्त कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में ये सारा आपने पैराग्राफ पढ़ना है। उसके बाद अगला पैराग्राफ है कि आप जब कम्युनिकेशन अच्छी करेंगे तो आपको पहली लाइन में यहाँ लफ्ज नजर आ रहा है, एटीट्यूड परफॉर्मेंस इंप्लॉइज की इंप्रूव हो जाएगी। वो कैसे? एटीट्यूड कैसे बेहतर हो जाएगा? भाई आपको हर बात का पता है, आपको पता है कि हम कितना प्रोड्यूस करेंगे, हमें कितना फायदा है, और आपको ये भी पता है कि अगर आप एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगाएंगे तो आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगे। हर चीज क्लियर है, तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, तुम काम करोगे, और तुम्हें पता है कि अगर कंपनी तरक्की करती है तो मेरा बॉस जो है वो हमें कभी पीछे नहीं छोड़ेगा, हमें बोनसेस मिलेंगे, तुम काम करोगे। तो ये सारा कुछ क्या है, आपको कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने से हर बंदा क्लियर होता है। एम्बिगुइटीज जब होती है ना, जब पता नहीं होता, जैसे आप अगर एक ट्रेन के इंतजार में बैठे हो और आपको ये नहीं पता कि ट्रेन कब आएगी, आनी भी है कि नहीं आनी, तो आपका एटीट्यूड क्या है? नेगेटिव। आप तो शायद सो ही जाएंगे या रोना ही शुरू कर देंगे। तो ये सारा कुछ जो है, अच्छी कम्युनिकेशन जो है दैट्स गोइंग टू क्रिएट सम सिचुएशन व्हिच इज वेरी फेवरेबल। ये बात आप इसमें पढ़ोगे। इसके बाद हमने ये वाली चीज जो आप पढ़ रहे, मैं बताने जा रही हूँ, ये मैंने कल आपको स्लाइड पे बताई थी कि हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से फर्क होती है। क्यों फर्क होती है? क्योंकि वो डिफरेंट तरह की होती है। कोई पब्लिक प्राइवेट है, कोई एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग है, कोई एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, कोई प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका साइज कैसा है, पब्लिक लीगल स्टेटस कैसा है,
कॉर्पोरेशन है, पार्टनरशिप है। कल मैंने आपको सारा ये बात बताई थी और ये भी मैंने बताया, इसके नीचे मैंने ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट किया है। ये मैंने आपको समझाना चाहा कि अगर हम ये सारा नॉलेज रखेंगे तो हम जहाँ पे काम करने जा रहे हैं या उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी मिल जाएगी और हम अपने आप को सेट करके जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमें काम कैसा करना है। ठीक है, इसके बाद है आपको ये भी मैंने स्लाइड पे बताया था कि व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, अकेला बंदा काम क्यों नहीं कर सकता। कल वाली बात है, वो इसलिए कि आपका पहला बुलेट पॉइंट कह रहा है कि इंडिविजुअल लिमिटेशन, यानी आपकी फिजिकली आप सारा काम नहीं कर सकते, मेंटली सारा काम नहीं कर सकते। लिमिटेशन का मतलब होता है आपके अंदर एक हद है, आपकी एक लिमिट है, आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते। हाउ कैन यू स्टे आप लाइक डे एंड नाइट, कैसे तुम जाग सकते हो, नहीं कर सकते। यू हैव टू फाइंड पीपल जो तुम्हारी जगह पे काम करे, जिनको तुम अथॉरिटी डेलीगेट करो, तुम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करो। ठीक है, डेलीगेशन का मतलब होता है आगे पास कर देना। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन करनी है, आप अपनी अथॉरिटी पास ऑन करनी है, तभी तो वो काम कर सकेंगे लोग। तो ये हमने यहाँ देखा। फिर हमने देखा कि स्पेशलाइज्ड पीपल चाहिए, जैसे कि आपने देखा कि हर जगह पे स्पेशलिस्ट होते हैं, वो हर चीज का स्पेशलिस्ट अपनी अपनी इनपुट देता है और वो बताता है कि जी आप इवन आप देखो एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन आप घर में करा रहे हो, ठीक है, तो आपने जब कोई चीज एक रूम बनाना है और ऑफिस बनाना है, आप फौरन इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो ना कि बताओ यहाँ से यहाँ तक जाएगी तारें। इलेक्ट्रिशियन तुम्हें बता सकता है, जबकि वो जो आपका काम कर रहा है, जो मजदूर है, वो नहीं बता सकता। वो सिर्फ आपकी जो ईंटें हैं वो बता सकता है कहाँ लगेंगी। तो हर बंदा स्पेशलिस्ट होता है इस चीज का। और सिनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि जब लोग एक से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। ये मैंने आपको कल बताया था, पूलिंग ऑफ एक्सपर्टीज वगैरह, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, इसमें सिनर्जी का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है और ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्यों चाहिए आपको, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को हाईलाइट किया, नीचे मैंने नेटवर्क को हाईलाइट किया। मेरे लिहाज से दोनों चीजें बहुत क्लोज हैं। स्ट्रक्चर आपको भी बताया कौन किससे बात करेगा, जब कौन किससे बात करेगा तो तुमने ए पर्सन को बी के साथ कनेक्ट किया, एक लाइन जोड़ी। कल मैंने आपको समझाया था बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आपने देखा कि आपका सोलर सिस्टम है, तो मैंने आपसे कहा था किसने आपको कहा कि लाइनें लगाएं, क्या अल्लाह ताला ने लाइनें लगाई हुई है? नहीं ना। इसी तरह अगर आपके नीचे 3 लोग हैं, ठीक है, और आप उस पर अपनी अथॉरिटी रखते हो, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऊपर एक सर्कल बनाया, नीचे 3 सर्कल बनाए, उनके साथ लाइनें जोड़ दी और मैंने कहा ये तुम हो और ये 3 तुम्हारे सबऑर्डिनेट है। तो मैंने नेटवर्क बना दिया और तुमने देख लिया और उसका स्ट्रक्चर छोटा सा तुम्हारे पास आ गया कि जी ये इस तरह से मैंने काम करना है, मेरे ये सबऑर्डिनेट्स। ये बात समझ में आ गई? तो दिस इज कॉल्ड कि ये नेटवर्क्स है। अब आपने यहाँ पे पढ़ना है नेटवर्क डिक्टेट्स द मेथड एंड स्पीड बाय व्हिच द आइडियाज फ्लो अमंग मैनेजर एंड एम्प्लॉइज। आपने नेटवर्क बनाए, आपने स्ट्रक्चर बनाया जिससे लोगों में आइडियाज जो है या आपकी इंफॉर्मेशन है या जिस स्पीड से जाएगी। अगर आपने अभी मैं जब एंड में जा रहे होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी ना, वो जो चेन नेटवर्क वगैरह पढ़ेंगे उसमें तुम देखोगे कि कितनी स्पीड होती है, मैं आपको स्पीड का भी बताऊंगी। ठीक है, कि किसकी स्पीड कितनी होती है, तो मैं आपको ये समझाऊंगी। और उसके बाद आपने यहाँ पर सेकेंड अप्रोच लिखा हुआ, डिफाइन कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर एज अ पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन। पैटर्न्स ऑफ इंटरैक्शन का मतलब है नमूने इंटरैक्ट करने की। इंटरैक्शन का मतलब है बातचीत करना, मुलाकात करना। तो आपने लोगों से इंटरैक्ट करना है, उनसे डिस्कशन करना है, उसका पैटर्न बना के दो। ये नहीं कि हर बंदा उठा मुंह उठा के दूसरे की टेबल पे चला गया, ऐसा नहीं होगा। यू आर गोइंग टू मेक सम डेजिग्नेशन, वो अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने कैबिन में काम करेंगे। तो आपने लोगों को अलग अलग कर दिया। उसके बाद यहाँ पे है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज करती है। क्यों? इसलिए कि उनको जरूरत है और डिपेंड करता है, आगे लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा उसके वर्कर्स है। अच्छा, जो वर्कर्स होते हैं ना
ज्यादा, उनको कहते हैं वर्क फोर्स, इसकी वर्क फोर्स बहुत ज्यादा है। तो उसकी वर्क फोर्स जो है, और जो वर्क फोर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि छोटे लेवल के लोग आते हैं, सारे लोग। और वैसे भी पता है आपको, बाहर के कंट्रीज के जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर वर्क लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर ऐसे होता है, हमें देखने में मिलता है कि जो लोग बाहर से आते हैं, कुछ अरसा रह के आते हैं या विजिट करते हैं, अगर आपसे पूछिए ना तो वो कहते हैं नहीं आज मेरा काम नहीं है, मैं आज काम पे था। अगर हम यहाँ पाकिस्तान में काम करें तो कहते पता नहीं मजदूरी कर रहा है। काम का मतलब है कि आप अपनी वर्क पे हैं, अपने काम पे हैं। जैसे लोग अपने वर्क पे होते हैं, आजकल तो घर से काम बहुत से कर रही है ना, तो वो कहते हैं आज मेरा काम है, आज मेरा काम नहीं। तो दिस इज हाउ आप इसका वर्क लफ्ज का इस्तेमाल करते हो। तो जितना ही ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उसके साइज पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का स्ट्रक्चर लेना है। उसके बाद लाइनें आप ड्रॉ कर देंगे स्ट्रक्चर की, और आपने कहा ये नेटवर्क बन गया। उसके बाद आपने एक और चीज जो यहाँ पर नेक्स्ट आ रही है, वो ये है कि आपने, और जो इसके अलावा ये भी कि किस तरह से काम को डिलीवर किया जाएगा। अगला जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। अभी मैंने आपको पहले भी बताया, और यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी ध्यान से, वो क्या है, ये सारी जो हाईलाइट कर रही हूँ इस पे है, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी अप्लाइड टू सिचुएशंस वेयर सम काइंड ऑफ हायरार्की और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट। भाई अगर आप कम्युनिकेशन की डायरेक्शन कहते हो, डायरेक्शन क्या होती है, अप डाउन, ओके, लेटरल यानी हॉरिजॉन्टल, कल मैंने आपको डिटेल में बताया, और नहीं तो उसको क्रॉस करती है ब्रीच यानी डायगोनल। तो आपने तब बताना ना कि आप ऊपर वालों से बात कर ले, ऊपर वाले नीचे वालों से बात कर ले, जब कोई हायरार्की होगी तो करोगे ना। अगर सारे ही बॉस बैठे हैं, ठीक है, सारे बॉस बैठे हैं, तो हायरार्की कहाँ होगी। आपने देखा होगा कई सिस्टम ऐसे होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस एक घर की मिसाल ले लो, अगर कोई हायरार्की ना सेट की हो तो कोई भी उठ के काम नहीं करता, वो कहता वो करेगा, वो कहता वो करेगा, ठीक है ना। इसी तरह एक ऑफिस में हायरार्की नहीं बताई तो कैसे आपको पता चलेगा किसने काम करना है, किसकी जिम्मेदारी है। तो यू आर गोइंग टू डिफाइन देयर रैंक्स। जब रैंक बनेंगे, हायरार्की बनेगी, एक चेन ऑफ कमांड होगी, आपका स्ट्रक्चर बना, आपने नेटवर्क बनाए, कि क्यों बनाए, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ डायरेक्शन, और डायरेक्शन आपने बता दी कौन किससे बात करेगा, ठीक है। अब हायरार्की की डेफिनेशन आप नीचे देखो, लिखा हुआ है, आपके फायदे के लिए मैंने इसको डेफिनेशन को ऐड किया और लिखा है, हायरार्की इज अ सिस्टम इन विच पीपल और थिंग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। आप चीजों को भी रैंक कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पीपल कहेंगे, लोगों को, ठीक है, कि आप जो हायरार्की अपनी सेट की है चीजों की। अब जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको कोई चीज एक्सपेंसिव है, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि आपने हायरार्की सेट की मेटल्स की, ठीक है। आपने देखा पिछले दिनों गोल्ड कितना ज्यादा टॉप पे चला गया था, तो हायरार्की सेट की तुमने, आपने कहा सबसे ज्यादा वैल्यू गोल्ड की है, और उसके बाद सारे आपके मेटल्स आ गए। अच्छा, ये भी बात समझ में आ गई। गाड़ियां लेते हो, अच्छा कौन सी वाली सबसे टॉप पे जा रही है, कोई कहेगा पोर्शे है शायद, या कोई कहेगा फरारी है शायद। तो ये बहुत एक्सपेंसिव जो गाड़ियां हैं उनके नाम ले रही है, फरारी आई थिंक एक्सपेंसिव है बहुत, इससे भी ज्यादा होंगी। तो आप क्या करते हो, हायरार्की सेट कर लेते हो, और कभी कभार ऐसा होता है कि आप जो चीज आपको रिक्वायर्ड होती है उसका रैंक सिस्टम बना लेते हो, दैट्स इट, ठीक है। उसको आप ऊपर रख देते हो टॉप पर, बाकी नीचे आ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड हायरार्की। इसके बाद यहाँ पे लिखा है नीचे, अ सिस्टम इन विच, बॉटम ऑफ द पेज पर, यहाँ पे अभी इस वक्त नजर आ रहा है, अ सिस्टम इन विच पीपल विद इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लेवल्स अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी दे हैव। अब आपका लेवल ऑफ अथॉरिटी है ना, कि जैसे मैंने आपको आर्मी की मिसाल दी थी, ठीक है, इसी तरह आप जो है कहीं की मिसाल, आप कॉलेज की मिसाल ले लो, यूनिवर्सिटी की ले लो, तो आपके पास क्या है, यूनिवर्सिटी में आप कह लीजिए डीन है हमारी यूनिवर्सिटी के, ओके, उसके बाद जी वाइस चांसलर है, या वाइस चांसलर टॉप पे है, नीचे डीन है, व्हाटएवर, सारी हायरार्की आपकी सेट हो जाती है। तो आपने ये सारा पढ़ना है, जो मैंने ये डायग्राम है ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ठीक हो गया। इसके बाद है यहाँ पे, कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप्स की होगी, या स्ट्रक्चर दो तरह के होंगे, एक फॉर्मल होगा, एक इनफॉर्मल।
इसको फॉर्मल स्ट्रक्चर कह लो, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कह लो, इसकी भी एक दफा तुम रीडिंग कर लोगे, इसकी रीडिंग कर लोगे। और यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पहली लाइन में, फॉर्मल कम्युनिकेशन विद इन एन एंटिटी, एंटिटी एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट यूनिट को कहते हैं। चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, वो भी एक एंटिटी है, और एक छोटी सी है, वो भी एंटिटी है, और कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है ना। आपकी एक बहुत बड़ी, आपका जी हेल्थ सिस्टम है यहाँ पर हमारा, एक पूरा आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, आपकी एक पूरी रेलवे मिनिस्ट्री है, एक डिफेंस है, वो आपस में एक दूसरे को तो नहीं कर रही ना, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे ना, बिल्कुल ऐसे ही एक वो एंटिटी है हर कोई। आपको मैंने कल भी बताया था, एक मस्जिद है, उसके अंदर जो काम होता है, उनका जो भी हेड बना होगा, इमाम होगा या कोई भी, वो एक एंटिटी है, वो अपना काम कर रही है। Why are you poking your nose into somebody's affairs और इंट्रूडिंग, आप दूसरों में इंट्रूड क्यों कर रहे हैं? तो ये सारा कुछ एंटिटी होती है। एक स्टोर में चले जाओ तो एक बंदा कहेगा यहाँ चीजों का हाथ नहीं लगाना, आप मुझे बताएं मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है जहां से आपने कार्ट लेकर, सिस्टम जो है आपका, जैसे कार्ट है या जिसको आप क्या कहते हो, ट्रॉली कहते हो, चलो ट्रॉली लेकर आपने उसमें शॉपिंग करनी है, तो इट्स नॉट अ सिस्टम, वहां पे ट्रॉली वाले सिस्टम में तो कोई भी आपको मना नहीं करता ये ना चेक किया हुए। हाँ ये जरूर है कि बाद लोगों की आदत है चीजें गिराना शुरू कर देते हैं, तो तब कोई ना कोई वर्कर आपको जरूर कहता है कि जी जरा प्लीज आप ध्यान से, या वो ठीक कर देते हैं। तो ये आपको जो है, इट्स ऑल एंटिटी इंडिविजुअल, चाहे वो कोई भी हो। उसके बाद नीचे सेकेंड लाइन में लिखा है, दीज चैनल्स आर सैंक्शनड, सैंक्शन मीन अलाउ करना, आपको अलाउ किए जाते हैं ऑफिशियली, एंड आर रिफ्लेक्टेड इन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। आप गए, आपको हमने एक हैंड आउट दिया, और या आपको एक आपका जो है वर्क का जो सारा दिया, उसमें आपके पास एक जिसे जर्नल कहते हैं वो दिया आपको, या स्टाफ हैंडबुक जिसे कहते हैं वो दिया आपको, और वहां पर आपको पता चला आप कहाँ पे। अब ये ऊपर जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसमें मैं कहाँ पे हूँ, फॉर इंस्टेंस मुझे देखना है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो वो आपको स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में नजर आ जाता है, और ये वो आपकी अरेंजमेंट बताता है। आपका रिपोर्टिंग सिस्टम का मतलब है, यहाँ रिपोर्टिंग सिस्टम का मतलब नहीं कि मैंने प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखनी है, फला रिपोर्टिंग नहीं, रिपोर्ट करना। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि पुलिस जो है वो सारा सर्वे करके आती है, वो रिपोर्ट करती है, तो वो रिपोर्टिंग सिस्टम ही किसी को बताना, ठीक है। ये बात आपको मेरे ख्याल समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे लिखी है मैनेजर की, जो कि उसमें कैसे बात करेंगे। उसके बाद चेन ऑफ कमांड का लफ्ज आ गया है, और यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन पासेस थ्रू चेन ऑफ कमांड। एक चेन कमांड की, यानी आपका जो ऊपर बॉस है वो आपको बता सकता है तुम ये करो, वो एक स्पेसिफिक आपको एक रास्ता बता दिया जाता है जिसपे आप बात कर रहे होते हैं। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में आपको कल पढ़ा दिया था, इसको रीड अप करना है आपने। वर्टिकल एक जनरल टर्म जिसके नीचे दो टर्म्स आती हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड। वर्टिकल क्या होता है उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, वर्टिकल स्ट्रेट होता है ना, स्ट्रेट अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है। जैसे एक दीवार स्ट्रेट उसकी लाइन नजर आ रही है, दूसरी दीवार उसके पैरेलल है, दीज आर वर्टिकल लाइंस। लेकिन जो फर्श की लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ग्राफ बनाते हो, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपके पास वर्टिकल में दो हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, दो तरह के आएंगे। अब आप इसको पढ़ लेंगे, इट्स टू इजी, इट्स टू इजी। एग्जेक्टिव जो है वो आपके मैनेजर को बताता है, और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आ जाती है उसके रीजनल मैनेजर को बताएगा। ये एग्जांपल्स दी हैं, ये समझ में आती है तो ठीक है, कोई और समझ में आती है तो ठीक है, बस आपको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का पता होना चाहिए। इसके बाद अपवर्ड कम्युनिकेशन, आप जूनियर से ऊपर जाते हैं। अभी हम एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, वो ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम ज्यादातर ऐसे होते हैं कि हम लोगों को लेके नहीं चलते। जो बॉस होता है ना, वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता शायद, या उसको लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता। वो ज्यादातर हम एक सिस्टम बना लेते हैं, हम इसको बाद में इस पर इसका जिक्र करेंगे, अभी टू अर्ली है बहुत सी बातें करना। एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम होता है, जिस तरह डिक्टेटरशिप होती है। हम मार्शल लॉ क्यों पसंद नहीं करते लोग, मार्शल लॉ आएगी तो क्या होगा, डेमोक्रेसी खत्म। तो डेमोक्रेसी में आप लोगों को लेके चलते हैं, ठीक है। आपका लीडर जो है आपको आपसे पूछता है, एक सिस्टम है इसे डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट सिस्टम है ऑटोक्रेटिक, जिसमें आपको सिर्फ डिक्टेट किया जाता है, यू डू इट एंड यू आर सपोज टू डू, आप वही काम करेंगे, आपसे पूछा नहीं जाता। इसलिए ज्यादातर सिस्टम्स में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन तो होती रहती है, अपवर्ड को चोक कर दिया जाता है।
चोक समझते हो? आपने उर्दू में लफ्ज सुना होगा चोक करना, इंग्लिश वर्ड है। चोक मीन गला दबा देना। जैसे कि अगर कोई पाइप चोक हो जाता है, जैसे एसी का बाहर वाला पाइप चोक हो जाए तो आपका एसी का पानी अंदर गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? या किसी जगह पे कोई सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम है वहां ब्लॉक हो जाता है तो वो चोक हो जाता है, आप उसको ड्रेन को साफ कराते हैं। इसी तरह आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन को आप चोक कर देते हो, कहते हैं डोंट से एनीथिंग जस्ट लिसन। तो आप हमें इसमें कुछ मिसाइल आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, अक्सर पेपर में आती है, तो मैं इसका आपसे तज़किरा जरूर करूंगी। तो हम ये इसको देखेंगे, लेकिन आपको पता है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है बहुत जरूरी है। अभी मैंने आपको मिसाल दी ना, वो जो बारबेक्यू ग्रिल वाली, वो अपवर्ड रिपोर्टिंग थी, ठीक है? मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ और मैं एक आउटलेट पे, मेरे पास जो है एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ से किसी भी हायर कंपनी का हूँ फॉर इंस्टेंस, ठीक है? साथ ही मेरी एक पेल कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनियों के मैं नाम लेती हूँ, पेल कंपनी है इसके साथ, उसके साथ कोई कैनवुड चलो ले लो, एक वो कंपनी है। आपने क्या किया, आपने फ्रिज जब दिखाया तो बाकी जब फ्रिज ऑन होते हैं तो उसकी कोई आवाज नहीं आती, आपका फ्रिज ऑन आता है तो धम करके आवाज आती है, और एकदम आपका जो कस्टमर है वो अलर्ट होता है, वो कहती है आवाज क्यों आई? तो अब आपको रिपोर्ट करना है और आपके सीनियर्स को सुनना है, ताकि आपके बार बार फ्रिज को लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो डर गए हैं, वो कहते हैं हम पैसा लगा देंगे कहीं डूब ना जाए पैसा। तो ये सारी बातें आपकी, कहते हैं अक्सर आपकी जो हटा मफी की बुक है ना, मैं आपको बार बार इसका नाम लूंगी क्योंकि वो रिकमेंडेड बुक है और उसमें से आपको पढ़ना नहीं है, मैं आपको जरूर उसमें से चीजें सारी ये बता रही हूँ, उसी में लिखी है। हटा मफी में उसने कहा है कि जो जूनियर्स होते हैं ना, दे हैव जेम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जेम्स का मतलब है मोती, या पत्थर बहुत कीमती, तो उनके पास जेम्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, उन्होंने आगे पास ऑन करने होते हैं। अगर उनकी नहीं सुनोगे तो क्या होगा, नुकसान में चले जाओगे। फिर क्या होगा, फिर तुम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना कि तुम्हारी चीजें क्यों नहीं बिक रही, ठीक है? तो दिस इज हाउ वी डू, कि इन चीजों का हमें हर चीज पे विजिलेंट रहना है। जहां भी हम काम करते हैं, अगर हम कोई प्रोडक्शन करा रहे हैं कहीं भी, तो वी आर सपोज टू बी वेरी विजिलेंट। विजिलेंट मीन वेरी अलर्ट, एक्टिव, हमें जवाब देना है, बताना है लोगों को। अच्छा, उसके बाद है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एक रैंक के लोगों में होगी, इसका नाम लेटरल कम्युनिकेशन भी है, और सेम, और इसे अक्सर कहते हैं पीयर पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर, सेम रैंक, एक रैंक के लोग। और यहाँ पे नीचे आपको लफ्ज नजर है पीयर ग्रुप्स, पीयर कहते हैं साथियों को, दोस्तों को, ठीक है? तो यहाँ पर इसका मतलब नहीं दोस्ती करने आए, इसका मतलब है हम एक रैंक के लोग हैं। इसके बाद आपको डायगोनल कम्युनिकेशन बता दी थी मैंने कल आपको, और डायगोनल कम्युनिकेशन की यहाँ डेफिनेशन है, इज अ कॉम्बिनेशन, साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन। आपको लफ्ज नजर आ रहा है, साइमल्टेनियस का मतलब है कि आपका एक ही वक्त में, साइमल्टेनियस का मतलब है एक ही वक्त, बैक वक्त। बैक वक्त एक कॉम्बिनेशन है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का, यानी हम ब्रीच करते हैं। ब्रीच को कहते हैं वायलेट करना, जैसे लॉ ब्रीच करते हैं। हमने सड़क पे हम खड़े होते हैं तो बाइकर्स जो होते हैं, स्पेशली अगर आप बाइकर्स हैं तो आप जरूर इस बात को गौर से सुने, कि अक्सर मैं नोटिस करती हूँ क्या करते हैं, देखा सामने वाले का बत्ती जो है वो अभी रेड है, ग्रीन है, और ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, आपकी रेड है, गुजर जाओ भाई, गुजर जाओ, दबा के गुजर जाओ। तो हम ब्रीच करते हैं, वायलेट करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम रुक जाया करें, वेट किया करें, यू नेवर नो कि सामने वाला, और कई ऐसे माशाल्लाह से होते हैं, जब सिग्नल खुला होता है और कोई ट्रैफिक नहीं होती तो वो अपनी स्पीड ऐसे लेकर आते हैं कि शायद वो स्पोर्ट्स जो होती है ना कार, उसकी शायद कंपटीशन में है, पूरी स्पीड के साथ आते हैं, और अगले वाला भी उतना ही जज्बाती होता है जो सोचता है कि खाली पे गुजर जाओ, तो खुदा ना खास्ता क्या होते हैं, बहुत ही नुकसान हो जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं ब्रीच करते हैं हम, यानी वायलेट करना, हम वायलेट जान के नहीं करते, जरूरत पड़ जाती है। और कल मैंने मिसाल दी थी कि आपका लाइन मैनेजर छुट्टी पर है, तो आपका कोई और डिपार्टमेंट का हेड आपको आपसे रिपोर्ट मंगवा लेता है, तो आप दे देते हो। एक तो ये मैंने कहा था। नंबर 2 मैंने कहा था कि आपकी एक टीम बन गई है, जिसमें से आपके बॉस को पता है, आपके बॉस को एक सेकंड में पता चल जाता है कि आपके अंदर कैसे जर्म्स पाए जाते हैं। आपको मैं फैक्ट बता रही हूँ, होता क्या है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक जगह पे विजिटिंग थी, वहां का स्टाफ जो था वो अच्छा था,
उनमें से 2-3 जो लड़के, उनमें से 2-3 में से एक लड़का जो मैंने नोटिस किया कई दफा, कि वो बहुत ही अपना ड्रेसअप, और वो बड़ी अच्छी फैमिली का होगा। ये नहीं मैं कहती अच्छी बुरी फैमिली की बात नहीं होती, समटाइम्स ग्रूमिंग आपकी हुई होती है, कुछ लोग अपने आप को खुद ग्रूम कर लेते हैं। वो जैसे वो आपको है ना, कोट है कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, ठीक है, एंड इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। तो आपने क्या करना है, आई थिंक स्टीव जॉब या बिल गेट्स दोनों में से किसी ने कहा, आई थिंक स्टीव जॉब ने कहा। तो आप अगर होते हैं, आप चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, दोनों में से किसी एक ने कहा है कि आप अगर बॉर्न है पुअर तो तुम्हारी मिस्टेक नहीं है, इफ यू डाई पुअर दिस इज योर मिस्टेक। तो आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो मैं बता रही थी कि वो अभी उसको ज्वाइन के थोड़े ही दिन गुजरे थे उस लड़के को, और वहां पर कुछ गेस्ट उनके आते हैं, तो उन्होंने उसको कहा कि जाओ तुम, गाड़ी जो है ड्राइवर चलाएगा, तुम उनको रिसीव करने जाओ। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कि वाई इज इट सो। इसी तरह मेरी एक कजन है, वो सेकंड कजन है, वो लंच से ग्रेजुएट किया उन्होंने, और शी गॉट अ जॉब समवेयर इन हॉस्पिटल में, कोई इकोनॉमिक्स से वो है, तो जॉब उनकी मिलती है। अब वो वहां के जो हेड थे, वो इतनी उनकी पसंदीदा हो गई थी, और वो मुझे अक्सर कहती थी, आपा मैं क्या करूं यार, मेरी जान नहीं छूट रही इससे, कि वो इतना ज्यादा मेरे ऊपर जो है वो प्रेशर डालते हैं काम का, कि तुम ही ये कर सकती हो, तुम ही ये कर सकती हो, कि इतना ज्यादा डिपेंड करने लग जाते हैं। तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि दिस इज हाउ आपको पता चल जाता है। तो अब आपके मैनेजर ने उठाए लोग और एक टीम बना दी। अब आप पता नहीं किस किस डिपार्टमेंट से हो, पता नहीं किस किस डेजिग्नेशन पे हो, तुम अपर रैंक के हो, लोअर रैंक के हो, यू हैव टू वर्क टुगेदर। व्हाट यू डू, आपकी एक्सपर्टीज चाहिए। यहाँ पर लिखा है, आखिरी लाइन में है, आपको टेक्निकल इनपुट अगर चाहिए, या कोई आउटसाइड द यूजुअल स्फीयर ऑफ एक्सपर्टीज, यानी आपकी आम एक्सपर्टीज से बाहर, स्फीयर मीन दायरा, उससे बाहर कोई आपको कुछ आपसे इनपुट चाहिए, तो आप किसी को बुलाते हैं। आप कहते हैं हाँ जी फलां को बुला लीजिए, ये हाँ जी ये फलां जगह से आए हैं, इनको ज्यादा पता होगा, हालांकि उसका काम नहीं था मगर वो बताता है। इसे कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। और इसकी फिर आपने डायग्राम जो है मैंने कल आपको स्लाइड पे दिखाई थी, मैंने नोट्स में भी डाल दी है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब आपको मैं जो बात करी थी ना कि जो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगी, ये आपने ध्यान से पढ़नी। इसमें कुछ चीजें मैं समझा देती हूँ कि वर्टिकल कम्युनिकेशन जो होती है, इसमें अपवर्ड कम्युनिकेशन के कुछ, यहाँ पर देखो, पहले तो वो बताएगा, यहाँ पर आपको अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों ही बताएगा, इस ब्लॉक के अंदर जो मैंने ब्लॉक खुद किया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पर आपको, यहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ पे आपको वर्ड नजर आ रहा है चैलेंज, आपको चैलेंज का वर्ड नजर आ रहा है, ये चैलेंजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं। तो आपके पास क्या है, प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब आप अपवर्ड कम्युनिकेशन करते हो, तो यू फाइंड मैनी मैनी चैलेंजेस, मैनी मैनी हर्डल्स, बड़ी बड़ी रुकावटें आती हैं, तुम्हारी बात ऊपर नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती, उसकी पहली वजह मैंने नंबरिंग कर दी। नंबर 1, सीनियर्स वुड नॉट बी इंटरेस्टेड। अच्छा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इस पे बात बता दूं, ये जो अब चूंकि हमें इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, ये सवाल बड़ा आया करता था पेपर में, जब आपका थ्योरी का पेपर होता था ना, आप लिख कर आते थे, तो आपको ये सवाल बड़ा आता था, लोगों को, आपके सीनियर्स आए थे तो उनको सवाल आता था, और मैं बड़ी परेशान होती थी। मैंने हडा मफी देखी, मैंने बवी की किताब भी देख ली, कहीं नहीं पढ़ा हुआ था। मैंने फिर इसको, उसके टेक्स्ट को थोड़ा सा लिखा, और टेक्स्ट को ये किसी और लैंग्वेज में, यानी और तरह के वर्ड्स में लिखा होता था दूसरी बुक में। एक बुक हुआ करती थी, कोई और पब्लिकेशन थी, उसको मैं पढ़ाया करती थी। मैंने उसके वर्ड्स को कॉपी किया, और कॉपी करके मैंने गूगल कर लिया। कभी कभार आपको कोई चीज ढूंढनी हो ना, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गूगल कर लें, आपको फौरन मिल जाता है सोर्स। प्लेजरिज्म में मिल जाता है, प्लेजरिज्म आप समझते हो ना, प्लेजराइज करना, समझते हैं ना, कि कोई किसी की कॉपी कर लेना। तो प्लेजरिज्म डिटेक्टर पड़े हैं आपके इंटरनेट के ऊपर, वहां से भी आप डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे एक दफा एक मुझे याद है कि सम प्रिंसिपल वाज देयर, और उन्होंने एक दफा मैसेज एक लिखा हुआ था, तो उन्होंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया मैसेज। तो मैंने जब उस मैसेज को पढ़ा, तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच गुड पीस ऑफ राइटिंग, कि ये बंदा इतनी जबरदस्त अंग्रेजी लिख सकता है। तो ऐसे ही आप ये ना समझे कि नेगेटिव थिंकिंग के लिए ना सोचिए, लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ कि उसने सर्च करके बड़े अच्छे अल्फाज, लेकिन जब आप कहीं से सर्च करके अल्फाज लेती है ना, तो थोड़ा सा चेंज कर लिया करो, इस तरह वो प्लेजरिज्म हो जाता है। तो आप उसके आइडियाज को जरूर ले सकती हैं, लोगों ने क्यों काम किया आपको गाइड करने के लिए। तो मैंने जब उसका कॉपी करके देखा कि यार इसने काम तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन ये कुछ चीजें मैच भी नहीं कर रही रिक्वायरमेंट पर, तो इसने कहीं से कॉपी की।
जब मैंने चेक किया ना, तो वो किसी बाहर का एक स्कूल था, हाई स्कूल। उसका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी ना, वो छपी हुई थी ऑनलाइन। ठीक है, उसकी ई प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, इलेक्ट्रॉनिक, जो ऑनलाइन होती है, उसके अंदर से अल्फाज लिए थे। तो आपको मैं बताने ये लगी हूँ कि ये मैंने जब देखा पार्ट कि यार ये कहाँ से आता है पार्ट, बहुत सवाल आता है, तो मुझे एक इंडियन ऑथर की बुक मिली, उसमें ये लिखा हुआ था सारा। तो आपको वैसे बता दूं, आई एम सॉरी, लेकिन अक्सर जो है आपको ये सारे टॉपिक्स जो कि हम भी सारा कुछ अकाउंटिंग का पढ़ते हैं, वो उस कंट्री में भी पढ़ा जाता है। तो उन्होंने काफी इस पे इसलिए काम किया हुआ है कि वो बहुत बड़ा मुल्क है, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं, हम तो बहुत छोटा, उसके मुकाबले में बहुत छोटा मुल्क है, ठीक है। और दूसरा ये कि हमें अल्लाह ताला अकल दे, समझ दे कि हम अपनी एजुकेशन जो है उसको बढ़ाएं, हमारा जो लिटरेसी रेट बढ़े, ताकि हम ज्यादा पढ़े लिखे लोग और फिर हम काम भी करें, ठीक है। और काम करें, जो हम काम क्यों नहीं करते ज्यादा, क्योंकि इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती लोगों को। अब आप देखें, जो स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या जूनियर स्कूल्स होते हैं, उनमें क्या सैलरीज मिलती हैं, हाउ दे आर मोटिवेटेड, कैसे काम करेंगे, उनकी तो घर का खर्चा नहीं चलता। तो आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, गवर्नमेंट आपको ज्यादा दे सकेगी, आपको बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप काम करेंगे ना उसके लिए। तो ये आप अल्लाह ताला से दुआ है कि आइंदा सालों में हमारे जो हालात हैं बहुत ही बेहतर हो जाए। अब हम बात करें कि यहाँ पर चैलेंजेस की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पहला चैलेंज जो हाईलाइट हुआ है, सीनियर्स वुड नॉट बी इंटरेस्टेड। पहला चैलेंज है कि जी मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, बॉस तो मुझे समझता ही कुछ नहीं है, दैट वुड नॉट बी टेकिंग इंटरेस्ट इन व्हाट आई से, व्हाई शुड आई वेस्ट टाइम। मैं इस डर कैफियत में कॉम्प्लेक्स का मारा हुआ एक बेचारा जूनियर सीनियर के पास नहीं जाएगा, एक ही वजह। नंबर टू, सबऑर्डिनेट जो है दे थिंक, ये हाईलाइट हुआ है, सीनियर्स आर बिजी ऑलरेडी फेसिंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक लफ्ज है, इस पे पेपर में आपको सवाल आता है, वो कहता है ये क्या होता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब पता क्या है, एक वक्त में आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, उससे निमट नहीं पा रहे, उससे डील नहीं कर पा रहे, उस पर काम नहीं कर पा रहे। जैसे मिसाल के तौर पर एक कहते हैं, एक हम टर्म यूज करते हैं, मैं आपको जब ईमेल वगैरह पढ़ाऊंगी उसमें बताऊंगी, उसे कहते हैं अ पर्सन इज ड्राउनिंग इन द ईमेल। ड्राउनिंग इन ईमेल का मतलब है ईमेल के समंदर में डूब रहा है, यानी इतनी ईमेल है कि उसे समझ नहीं आ रही कि कौन सी पढ़ूं कौन सी ना पढ़ूं। तो क्या है, आपका जो बॉस होता है वाकई उसके पास इतना ज्यादा सिस्टम, वैसे तो आजकल सिस्टम है कि आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो आते हैं, लेकिन बाजू का ऐसा भी होता है कि ऐसी ईमेल्स भी आपकी ओवरलुक हो सकती हैं, आप इग्नोर कर सकते हो इफ यू डोंट सी दैट। तो व्हाट इज देयर कि आप उसको, वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड का हम शिकार होते हैं जब बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है। अब क्या हुआ, सबऑर्डिनेट सोचता है सीनियर पहले ही बेचारा बिजी है, इसके पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार हुआ है, तो अगर मैं कोई प्रॉब्लम लेके जाऊंगा तो उसके पास टाइम ही नहीं है सुनने का, तो मैं बेचारा दिल ही में बात रखूंगा, बताऊंगा ही। दूसरा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसी बातें होती है ना, आपका रिपोर्टिंग सिस्टम बुरा है, आपका रिपोर्टिंग सिस्टम ऑफिस का बहुत बुरा है। आपके पास कोई मिडल पर्सन होना चाहिए जो आपकी बातें ले, या आपका कोई सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप, हो सकता है कि कोई, जैसे कहते हैं ना, एक नंबर दिया जाता है जिसमें लोग अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर देते हैं, बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप वॉइस रिकॉर्ड करवाएं, लोगों के ग्रीवेंसेस या प्रॉब्लम्स होती हैं, आप कोई ओपिनियन बॉक्स रख लेते हैं, आप वहां पर लोगों की इंफॉर्मेशन डालते हैं, यू हैव प्लेंटी ऑफ आइडियाज टू डू दैट। तो आपने आपने ये सीनियर यहाँ पर को नहीं पहुंची बात, क्योंकि जूनियर ने ये सोच लिया। तीसरा पॉइंट, सबऑर्डिनेट में फेयर दैट रिपोर्टिंग ऑफ अ प्रॉब्लम और कम्युनिकेटिंग ऑफ अ ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब है शिकायत, मसाइल, आपने अगर ये ग्रीवेंस दी में रिजल्ट इन एंटेगोनाइजिंग, एंटेगोनिस्टिक फोर्सेस, जिनकी अंग्रेजी अच्छी है वो समझ गए होंगे। एंटेगोनिस्टिक फोर्सेस होती हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आई मेक अ प्लान बट देर आर सर्टन एंटेगोनिस्टिक ऑपोजिट फोर्सेस विच आर गोइंग टू स्टॉप इट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हीरो होता है ना फिल्म में, जैसे 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 आपको मिसाल दे देती हूँ, आपका है स्पाइडरमैन, ठीक है। आप सारों ने बचपन से लेके अब तक शायद देखा होगा बार बार स्पाइडरमैन को। स्पाइडरमैन है, वो हीरो है, ठीक है, वो लोगों को बचाता है,
और उसकी एंटेगोनिस्टिक फोर्सेस कौन है? ऑक्टेवियस। वो आकर लोगों को मारता है। या कोई और ले लो, कोई मिसाल ले लो तुम। तो यहाँ पर एंटेगोनिस्टिक फोर्स का यहाँ पर मतलब है इरिटेटिंग, अपसेटिंग। तो आपका ये है कि अगर मैं कोई शिकायत लेकर, प्रॉब्लम लेकर गया अपने बॉस के पास, वो उसको इरिटेट करेगी और डिसअपॉइंट एटलीस्ट करेगी सीनियर को। और इसके बाद में है विच सीनियर विच मे हैव एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है नताइज। मैं जान के आपको लफ्ज सिखाना चाह रही हूँ, मुश्किल थोड़े थोड़े वाले, जिनको नहीं आते वो सीखें, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में अगर ये लफ्ज इस्तेमाल हुए तो आपको समझ नहीं आएगी सवाल की, ठीक है? क्योंकि वो जरूरी नहीं समझते कि दे आर गोइंग टू बी ट्रांसलेटिंग थिंग्स, दे वुड जस्ट गिव यू क्वेश्चन। तो आपने एडवर्स मीन ऑपोजिट, या बुरे, या शदीद, कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज। तो नताइज बुरे निकलेंगे। अब मुझे मेरी बात सुनने, ये नताइज कैसे बुरे निकलेंगे? मैं एक खबर लेकर गया, कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैंने बॉस को बतानी है। अब मैंने बॉस को जब बताई तो वो समझेगा कि वो देखेगा मुझे अगली दफा, एक दफा तो सुन लिया, अपसेट हो गया, इरिटेट हो गया, परेशान हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अगली दफा मेरी शक्ल देखकर कहेगा आ गया मनूस, इसके पास कोई नेगेटिव खबर होगी, ये मनूस की जब भी शक्ल देखूं ये बुरी खबर लेकर आता है। तो दिस इज हाउ यू आर नॉट इन गुड बुक्स। तुम अपने बॉस की गुड बुक्स में नहीं रहे। वो लगता है कि वो तुम हमेशा नेगेटिव चीजों को लेके चलते हो और तुम नेगेटिव खबरें फैलाते हो। तो आपने एक ये, मैं तो आपको फनी तरीके से बता रही हूँ, आप इसको रीड करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने आपको क्या समझाया, ठीक है? अभी आप थोड़ा सा वेट करना, ठीक है? अगर मुझे थोड़ा सा टाइम भी लगा, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट कि क्लास के फौरन बाद आपको भेज दूं। मैंने आपको कल भी क्लास में रिक्वेस्ट की थी, आई एम अ वेरी बिजी पर्सन, ठीक है? मेरी क्लासेस हो रही होती हैं, मैं बहुत ज्यादा काम में बिजी होती हूँ, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किए ना किया करें। मैं जिन सवाल कोशिश करती हूँ, हर बच्चा मेरे लिए, हर स्टूडेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई समटाइम फील प्राइड इन अ वे कि मेरा जो शोभा ऐसा है एजुकेशन का, जिससे मैं बहुत सारे लोगों से बात करने का मुझे मौका मिलता है। आई फील गुड अबाउट दैट कि मैं कुछ अपनी तरफ से गुड जो है, या अच्छी चीजों को, या पॉजिटिव चीजों को मैं लोगों में पास ऑन कर सकूं, ठीक है? तो आपको मैं जरूर केटर करती हूँ, अगर आपकी कोई चीज रह जाए तो मैंने रखी होती है और मैं आपको क्लास में बता देती हूँ, ठीक है? अच्छा, अब आपका लास्ट वाला है, जरा गौर करिए, इसको बड़े, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है जरा सुनिए। सबऑर्डिनेट्स में फियर, सबऑर्डिनेट जो है वो खौफ खा रहा है, दैट द अपवर्ड कम्युनिकेशन में बी कंसिडर्ड बाय द कॉलीग्स, कि जो मैं अपवर्ड कम्युनिकेशन करने जा रहा हूँ ना, बॉस को बताने जा रहा हूँ या अपने कोई मैनेजर को बताने जा रहा हूँ, बाय देयर कॉलीग्स, मेरे जो कॉलीग हैं, एज अ वे ऑफ गेटिंग क्लोजर टू देयर सीनियर्स एंड सीकिंग फेवर्स, ठीक है? अच्छा, आपको ना कहीं कहीं ये सॉफ्ट में रेड लाइन नजर आ रही है, फेवर्स के ऊपर लाइन, ये असल में स्पेलिंग, जो ये फेवर्स के स्पेलिंग है ना, FAVORS, आजकल ये चल रही है। यू वाले पे अंडरलाइन कर देता है, अमेरिकन स्टाइल है ये, तो कोई मसले की बड़ी बात नहीं है, आप ठीक भी कर सकते हैं, आपके पास आ जाए तो उसको ठीक कर लेना बेशक। तो अब ये हमने पढ़ा कि मेरे दोस्त ने देखा, मेरे कॉलीग ने देखा, मैं अपने सीनियर के पास गया, मैंने उनको कोई बात कहनी है, उनके कमरे में मैं नजर आया या पाया गया, क्योंकि आजकल ज्यादातर तो आपने देखा है ना कि, अच्छा आपने एक चीज नोटिस की है, आजकल बैंक्स हैं, ऑफिसेज हैं, कभी आपने नोटिस किया कि ज्यादातर ग्लास के पार्टीशन आ गई है? पता क्यों? समझते हो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका सारा, आपका जो सेटअप है, दिखाई देना, लोगों की एक्सेसिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है। अब आप अपने आप को इंसुलेट नहीं कर सकते, यानी इंसुलेशन का मतलब है बंद कर देना। आप अपने आप को इंसुलेट नहीं कर सकते, आपने लोगों को नजर आना है। और इसकी बड़ी मैं आपको मिसाल देती हूँ, आपने टीवी पे अगर कभी शोज देखते हो, ऑस्कर अवार्ड हो रहा है, ठीक है, या पाकिस्तान को कोई अवार्ड हो रहा है, या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप देखते हैं कि पोडियम होता है ना, जो जिसे रोस्ट्रम कहते हो या डाइस कहते हो, कुछ भी कह लो, ठीक है, जाके डाइस पे खड़े हो गए, पोडियम जिसे कहते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है, ग्लास का, ताकि तुम पीछे से पूरे नजर आओ। वरना पुराने जमाने में वो जैसे आजकल भी हो रहा है ना, कि जी एक बंदा है वो बैठा है नीचे, वो सब्जी काट रहा है, वो लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस भेजे, सब्जी काट रहा है सामने, वो घर से काम कर रहा है,
और कंप्यूटर पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ पीपल, नीचे शॉर्ट्स पहनी हुई है, ऊपर उसने कोट पहना हुआ। तो अब लोग चाहते हैं नजर आना, कि नजर आए, दिखाई दे, क्योंकि विजुअल अपील जो है बहुत जरूरी है। आपकी विजुअल जो आपकी जो है ना, आपकी अपीयरेंस, वो चाहिए लोगों को। उसके बगैर अब लोग जो है अब ऐसे वैसे नहीं रह गए, अब लोग बहुत बदल गए। अब आप देखते हैं इसीलिए कि स्क्रीन का जमाना है ना, स्क्रीन का जमाना है, एवरीथिंग ऑन स्क्रीन, एवरीथिंग यू सी, ठीक है। तो अब आपने नजर आया, बॉस के कमरे में जाता हुआ, तो आपके दोस्तों ने कहा, कॉलीग्स ने, बॉस का चमचा जा रहा है। तो गेटिंग क्लोजर टू द सीनियर एंड सीकिंग फेवर्स। और कल को आपकी तरक्की हो जाती है तो कहेंगे ये तो हमें पहले ही पता था, ये तो जी पढ़ी लिखी बात थी, दीवारों पे लिखा था कि इनकी तरक्की होनी है, क्योंकि ये इन्होंने नंबर बनाए हैं। तो ये सारी बातें हम देसी लोग करते हैं ना। तो ये क्या है, ये सारा कुछ हम, ये क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन अपवर्ड, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और वैसे भी इंटरेस्टिंग है, आप जरा लाइट होके सोचे कि जी हमने कोई बहुत ही करख तरीके से हमने इसको नहीं पढ़ना, हमने समझ के पढ़ना है। इसके बाद जी कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में जो कुछ लिखा है, एक दफा रीडिंग तो कर लेना। यहाँ पर रिपीट थोड़ी सी कुछ एक दो चीजें हो रही है, कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर डेवलप होगा, ये पढ़ लेना। थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है लेकिन वही चीज है। इसके बाद सिस्टम्स है, एक इंटरनल सिस्टम होता है, एक एक्सटर्नल सिस्टम होता है। ये तुम पढ़ लेना कि इंटरनल सिस्टम में मैनेजमेंट टीम आपस में बातें करती है। एक्सटर्नल सिस्टम होता है, जो मैंने पहले भी आपको ये बता दिया था, जो मैंने आपको इवन पहले वीक में भी बताया था, कि आप अपने बाहर कस्टमर, क्लाइंट, यहाँ पे एक टर्म यूज आएगी, देखो आपको सेकंड लाइन में तंग ना करे इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पे लिखा है कस्टमर, सप्लायर्स, प्रेस एंड लॉबी ग्रुप। ये आपको नजर आ रहा है ना। तो ये मैं आपको जरा बता देती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो कंपनी जो है वो क्या करती है, ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए हाईलाइट किया है कि तुम्हें समझ आ जाए। प्रेस रिलीज हो हुआ आपका, कंपनी में कोई अगर इशू है, बात क्लियर करनी है, प्रेस रिलीज आपका आ गया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या आपकी खबर को छप गई। लॉबी ग्रुप क्या होते हैं, लॉबी ग्रुप आपकी लॉबिंग होती है कंट्रीज के अंदर। कुछ ऐसे सेट ऑफ ग्रुप्स लोगों के होते हैं जो डोमिनेट करते हैं, वो लॉबी बना लेते हैं और वो हर तरह के डिसीजंस के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बाज़-औक़ात उनसे आपकी बात करनी पड़ती है। तो ये एक मिसाल दी गई, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल कैसे आप एक्सचेंज करेंगे, सारा आएगा। इसके बाद आपको मैंने एक चीज दिखाई है, कम्युनिकेशन नेटवर्क अनदर डायमेंशन। ये मैंने खुद लिखा है आपको बताने के लिए कि परेशान ना होना। हम एक तरह से तो हम अपवर्ड डाउनवर्ड देख के आ रहे हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। एक वो स्ट्रक्चर है जो मैंने कल आपको थोड़ा सा दिखाया था, चेन नेटवर्क, वाई नेटवर्क, हम उसको देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है, बाय अ कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन we mean the channels through which messages pass from one person to another. These are the pathways. आपको मैंने pathways की एग्जांपल कल दी थी, आज भी दी है, फिर रिपीट करती हूँ। वो क्या थी, आपके pathways आपने बनाए कि जी ये जमीन घूम रही है, ये pathway है, इसके इर्द गिर्द चांद घूम रहा है, उसका पाथवे है, आपने रास्ता बना दिया। अब हमें अच्छी तरह लाइनें ड्रॉ हो गई हैं। हाँ, इसी तरह आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रास्ते ड्रॉ कर दे, कौन किससे बात करेगा, आपके नीचे कितने लोग हैं, आपने पाथवे बना दिया और वो लाइनें जोड़ने से आपको शक्ल क्लियर हो जाएगी। और मैं आपको इस पे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, अभी हम इसको पढ़ते हैं। जस्ट मुझे एक पानी से लेने दें। एक आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आप लोगों में से कुछ को पता होगा कि आपका स्टार क्या है, ठीक है। आप प्लीज फॉर गॉड से ये ना समझना कि मैं आपको स्टार के बारे में कहने लगी हूँ कि उस पर बिलीव करना शुरू करो, नॉट एट ऑल। मैं सिर्फ एज अ नॉलेज की बात कर रही हूँ। लोगों ने नॉलेज बनाई, बहुत सारे नॉलेज हैं। जहां तक मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, जहां तक मैंने बुक्स पढ़ी हैं, उनमें रिलीजन में ये कहा गया है कि जो आपके ये स्टार और ये वो जो हैं, ये इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, इसे मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं उस स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक उसमें लिखा हुआ है कि वो इल्म ममनुआ है। स्कॉलर्स का ख्याल है कि इल्म तो है लेकिन मना किया गया है। तो इसलिए कि हम इंसान हैं, गलती कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि जी जोडियक साइन बनते हैं। जोडियक साइन में आपने कहा जी हाँ हाँ मुझे बिल्कुल पता है, मेरा स्टार जो है या जोडियक साइन मेरा पाइसेस है। अच्छा,
दूसरे ने कहा नहीं नहीं मेरा लिब्रा है। अच्छा ठीक है। लिब्रा में आपने देखा कि एक बनती है तराजू, जिनको नहीं पता वो चेक कर सकते हैं। लिब्रा उसका साइन है एक तराजू बना हुआ है। पाइसेस है उसमें दो मछलियां बनी हुई है। इसी तरह लियो है उसमें एक लाइन बना हुआ है, और बहुत सारे। मैं सारों को लेकर नहीं, मैं दो तीन मेरे दिमाग में इस तरह ही आई है तो मैं मिसाल दे रही हूँ। होता ये था कि उनका ख्याल ये है, जो मैंने अपना जो पढ़ा है बुक्स में, वो ये होता है कि उस मंथ में, जैसे अक्टूबर, लिब्रा, ठीक है। अब क्या हुआ कि लिब्रा आसान तरीन है इसलिए मैं उसका नाम ले रही हूँ, तस्वीर आसान है। उसमें लिब्रा में एक तराजू बना हुआ है, तो आपने कॉन्स्टिलेशन ऊपर देखी, समंदर जो आसमान होता है ना हमारा, उस पे कॉन्स्टिलेशंस यानी सितारों के झुरमुट। हमें सितारों के झुरमुट नहीं नजर आते रोजाना। हाँ, अगर आप गांव में चले जाएं तो नजर आएंगे, क्योंकि वहां दूर दूर तक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, बड़ी बड़ी रोशनियां नहीं है। जब रोशनियां जमीन से खत्म हो जाएंगी, यानी कम हो जाएंगी, कम होती जाएंगी, तो आपको वेल लिट आसमान नजर आएगा। वेल लिट नाइट, लोग कहते हैं वेल लिट नाइट, कि बहुत आसमान साफ था और सितारे और चांद नजर आ रहे। तो आपने जब उनको, सितारों को देखा, और जब आपने उनको कनेक्ट करके देखा, तो एक तस्वीर बनी, और तस्वीर बनी एक तराजू की। तो आपने कहा दिस इज, पुराने जमाने में उसको लिब्रा यानी एक बैलेंस कहा गया। वो सारे इमेजिनरी पाथवेज हैं। आपने बचपन में बिग बेयर भी देखा होगा, जिसे उर्दू में लोग दुब्बे अकबर कहते हैं। उसके सामने एक पोलर, आपको जो एक सितारा नजर आता है। तो ये सारी पैथवेज खुद बनाए हमने, अल्लाह ने नहीं बनाए भी। हम लाइनें जोड़ जोड़ कर अपनी आसानी के लिए करते हैं। नेविगेशन जब होती है, जब पुराने जमाने रात के वक्त शिप्स जो है वो जाया करते थे, रात के वक्त सफर होता था, ताकि सितारे नजर आए और उनको पता चले वो किधर जा रहे हैं। तो ये पैथवेज है। अब आपको मेरे ख्याल बात क्लियर हुई। हम वापस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पैथवेज बनाए। हमने पैथवेज क्यों बनाए, उसके लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर, choice of communication network depends upon, आपने ये पढ़ना है, nature of group task, आपका टास्क क्या है, काम क्या है, extent to which group members need to communicate, किस हद तक मुझे लोगों से बात करनी है, तो वो मेरे अंडर आ जाएंगे, मेरे सीनियर बन जाएंगे, हम उनसे राब्ता करेंगे। और तीसरा है कम्युनिकेशन नेटवर्क फंक्शन क्या करते हैं। ये बहुत, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इससे ये होगा कि कौन क्या बात करेगा, इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, कहाँ कहाँ जाएगी, मेन यूनिट से सब यूनिट में जाएगी, एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड होंगी, लोग एक दूसरे से लिंक करके बात करेंगे, और ये सारा कुछ जो है आपको एक तरीका मिलेगा बात करने का। यहाँ पे लिखा है लफ्ज, एक है प्रोवाइडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी एक तरीका आपको मिलेगा जिससे आप लोगों से बात करेंगे। इसके बाद ही आपने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में, फॉर्मल नेटवर्क्स जो है ये वाले बने हुए हैं, जिसमें आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। चेन नेटवर्क, वाई, व्हील, कल मैंने आपको कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया था। ये लोग आपस में कनेक्टेड है, कौन किससे बात करता है, मैंने इस रास्तों की पैथवेज बना दी। मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको समझ नहीं आएगी, मैंने आपको जोडियक साइन और हर चीज की मिसाल दे दी। तो आपने पैथवेज बनाई, कौन किससे बात कर रहा है। इसके बाद आपने क्या चीज पढ़नी है, चेन नेटवर्क की क्वालिटीज। आप ध्यान से अंडरलाइन कर लेना जो चीज आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आई। वाई नेटवर्क चेन नेटवर्क जैसा ही होता है, और इसमें स्पीड भी तेज होती है, क्योंकि हर बंदा दूसरे को बात कर रहा है, और तीसरा बंदा बीच में नहीं आता, एक से दूसरा बात कर रहा होता है। और उसके बाद ये भी यहाँ लिखा है कि यहाँ पर हर सक्सेसिव लेवल पर आपकी इंफॉर्मेशन खराब भी हो सकती है। अगर ज्यादा लंबी चेन होगी तो इंफॉर्मेशन खराब हो सकती है। आप इसको बस एक दफा पढ़ लीजिएगा ध्यान से। वाई नेटवर्क चेन नेटवर्क जैसा है, लेकिन एक से दो बात, एक वक्त में दो लोगों को बात जाती है, जिससे दो चैनल में साइमल्टेनियस जाती है। इस तरह का काम की नौयत होगी। इसके बाद है व्हील नेटवर्क। आपका व्हील नेटवर्क जो है, आपको कल सिखाया था कि दरमियान में, जैसे कि व्हील का दरमियान वाला हिस्सा होता है और इर्द गिर्द आप जो है कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप व्हील, एक कार्ट का व्हील ले लो, तो आप ए बी से बात करेगा, लेकिन बी सी से नहीं कर सकता, ए सी को बताएगा। तो व्हील नेटवर्क में बहुत स्ट्रॉन्ग आपका लीडर होता है, और उसका रोल सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, टिपिकल एक रोल होता है, और सबसे ज्यादा उसके अंदर क्या है, इसे कहते हैं हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, यहाँ शायद ना लिखा होगा, लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ।
हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम जिसमें कि एक ही बंदा सारे फैसले करता है। आगे आ गया सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क जो है आपको मैंने बताया था, इसे हॉरिजॉन्टल लेटरल कहते हैं। और आपने इमेजिन करना है एक रिंग पकड़कर हम सब खड़े हैं, हम सब इक्वल रैंक हैं, और वहां पर एक नेटवर्क किसी काम की नोयत से ऐसा हो जाता है, जैसे मैंने आपको कल मिसाल दी थी कि आर्किटेक्ट है हम सारे, तो हम सारे एक ही रैंक के हैं। हम सारे लॉयर हैं, हम एक ही रैंक के हैं, तो हम एक ही रैंक के लोग बातें करते हैं। उसके बाद ऑल चैनल नेटवर्क को हम स्टार पैटर्न भी कहते हैं। कोई भी बंदा किसी से बात कर सकता है, इसमें कोई लीडर नहीं होता। सर्कल में भी कोई लीडर नहीं था और इसमें भी कोई लीडर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत रिलैक्स्ड होती है और लोग जो है हर एक इक्वल पावर उनके पास होती है। दे बिल्ड इक्वल पावर, यानी वो उनके पास एग्जैक्टली एक जैसी पावर होती है और दूसरों को वो उतना ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये आमतौर पे टीम वर्क होता है। और आप जब आप कोई इनोवेटिव यानी कोई काम करते हो, जैसे कि आप समझ लें कि कोई नई चीज हमने डिजाइन करनी है, आपने कोई नई चीज तख्लीक करनी है, तो वहां पर आपसे एक टीम काम कर रही होती है। इसके बाद ये लास्ट चीज आज की है, वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, या जिसे ग्रेप वाइन कहते हैं। मैंने आपको कल उसकी बहुत सी तस्वीरें दिखाई थी, आज आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी। उस ग्रेप वाइन में आप देखोगे, इसे ग्रेप वाइन मैंने कल बताया था क्यों कहते हैं। जैसे अंगूर की बेल को ग्रेप वाइन कहते हैं, इसलिए कि जो बेल होती है उसको सपोर्ट चाहिए। तो मैंने कल आपको मजाक से बात कही थी कि मुझे गप लगाने की आदत है, आपको गप सुनने की आदत है, तो हमारी दोस्ती हो जाएगी। तो इस तरह ग्रेप वाइन को एक रूमर से लेकर, रूमर मीन अफवाहों से लेकर, एक गॉसिप यानी कि गप लगाना, वहां से लेकर आप जो है बातें फैलाते हैं। कभी कभार ये बातें ठीक भी होती है। अब आपने इस सारे को रीडिंग कर लेनी है। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर पढ़ा जाए, आप पढ़ोगे इनफॉर्मल सिस्टम है, इनफॉर्मल नेटवर्क है, और आपको मैंने कल बताया था इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। आपको सवाल देगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, रफ स्ट्रक्चर भी नहीं होता। आप कहेंगे इसने तो हमें स्लाइड में दिखाया था। भाई वो डिफरेंट तरह के तरीकों से बात करते हैं लोग, कोई किस तरह करता है, कोई किस तरह करता है, मुझे क्या पता किस तरह करता है। तो हमने तो सिर्फ जो एस्टिमेटेड तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई, वो आपने उसको ध्यान से देख लेनी है। उसके बाद आप देखेंगे रूमर्स फैलेंगी, सारा वेट करोगे। आप प्लीज ऐसा करना, आपने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है ना अभी, ग्रेप वाइन, और पीछे वाला जो आपने अभी मैंने आपको जो वाई नेटवर्क वगैरह, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। अब सारा तुम पढ़ लोगे। अब मैं एक जरूरी चीज बताऊंगी, जब तुम ये, अब देखो ये बार बार लफ्ज आ रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। ये लफ्ज है रूमर। रूमर कहते हैं अफवाह को, गॉसिप कहते हैं गप लगाना। लोगों में आदत होती है, किसी भी तरह से गप लगाते हैं। और मैंने आपको कल ये भी बात बताई थी कि लोग सोशलाइज करते हैं, यानी मेरे दोस्त बन जाते हैं, ऑफिस में दोस्त होते हैं, आप उनके साथ मिलकर चाय पीते हो, वापसी पे कहीं खाना खाते हो, आप उसको अपने घर बर्थडे पे बुलाते हो, बिल्कुल आपकी दोस्ती हो जाती है। तो आप जब दोस्ती करते हैं तो आपका कोई मुंह के ऊपर जिद तो नहीं लग जाती ना, आप कोई भी बात कर सकते हो, आप उनको कुछ भी बता सकते हो, ऑफिस की बात बता सकते हो, बॉस की बात कोई बात कर सकते हो, यानी बाज़ औक़ात इंटेंशनली आप नहीं करते, ऐसे ही हो जाता है, तो आप बात कर लेते हो। अब यहाँ पर हम एक चीज समझेंगे, वो ये है, ये जो ब्लॉक लिखा है ना, इसको पढ़ लेना। तो इसमें लिखा हुआ है कि कभी कभार कुछ कंपनी जो है ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो बॉस होते हैं ना, वो इस चीज का फायदा उठा लेते हैं कि खबर तो फैलनी ही है, चलो फैला के देखते हैं। अगर कोई चेंज लेके आनी है, किसी तरह की भी चेंज, पॉलिसी चेंज करनी है, लोगों को निकालना है, लोगों को हायर करना है, क्या करेंगे? एक छोटा सा, एक कहते ना, एक छोटी सी, कहते ना पंजाबी में कहते तीली लगा देते हैं और फिर आग फैलना शुरू हो जाती है। लोग जंगल की आग की तरह खबर फैल जाती है। और मजे की बात यह कि चूंकि ये इसका कोई खुदा नहीं होता, इसका कोई सर पैर नहीं होता, तो क्या होता है, अगर कोई पूछे कि तुम्हें किसने कहा था, मुकर जाएगा, मुझे क्या पता, मेरा तो अंदाजा था, तो बात खत्म हो जाएगी। और अगर बात सच्ची हो गई तो आपने देखा, इसकी बात में जान थी, इसने मुझे सही बताया था। अब ये यहाँ पर क्या हुआ कि एक ब्लॉग में लिखा है, एक कंपनी का नाम है AGEM, ठीक है। ये कंपनी की एब्रीविएशन तुम चाहो तो चेक कर लेना। ये कंपनी है, उसके फाइनेंस डायरेक्टर को डिसमिस किया जा रहा है मंडे को, और उन्होंने फ्राइडे को हल्की सी खबर लोगों में
जैसे मैं आपके पास आके बैठी तो बॉस कह रहा है मुझे लगता है कि जो है ना ये मोइस साहब इनके दिन पूरे हो गए हैं। इसका क्या मतलब है? अब तुम मेरे बॉस हो, मेरी जरूरत नहीं हुई तुमसे पूछने की। मैं बाहर निकली और कहा यार मोइस साहब जो है ना लगता है उनके दिन पूरे हो गए, बस गए, बस समझो वो गए। बात फैल गई, किसी ने टेक्स्ट कर दी, ईमेल कर दी, किसी ने फोन पे बता दिया, किसी ने चाय के कप पे बैठ के बता दिया, खबर फैल गई। कल को क्या हुआ? वाकई उनको फायर कर दिया गया। सबने कहा हाँ ये खबर सच्ची थी। और ऐसा भी हो सकता है कि जी फाइनेंस डायरेक्टर को उठाकर उसको सैलरी बढ़ा दी, उसको जो रैंक ज्यादा दे दी है, उसको रीजनल बना दिया। उफ खुदाया, ये खबर कहाँ से आई थी? किसने कहा था कि उसको फायर करते हैं? वो तो चले गए हैं, ऊपर हो गए। तो किसी ने कहा पता नहीं पता नहीं। तो ये सारा कुछ क्या होता है, इस तरह से फायदा भी उठाते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और ये अच्छा एक वर्ड होते हैं फायर करना, सैक, एसएससी के सैक का मतलब है नौकरी से निकालना। एक और लफ्ज होता है जिसे कहते हैं ले ऑफ, LAYOFF। ले ऑफ का मतलब है नौकरी से निकालना। तो ये तीनों लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल है कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ लिखा हुआ है कि आमतौर पे ये जो खबरें होती हैं इनएक्यूरेट होती हैं, पोटेंशियली इनक्रेडिबली हार्मफुल होती हैं। यानी पोटेंशियली मीन इनमें ताकत होती है, इनक्रेडिबली नाकाबिले यकीन हद तक हार्मफुल होती हैं। ये खबरें गलत भी होती हैं। तो हमने ग्रेप वाइन को दो तरह से समझना और पढ़ना है। इसके बाद मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रेप वाइन, आपने ये भी पढ़ना है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें भी थोड़ी सी यहाँ पे एक लफ्ज है जैसे आर मोस्टली अनडॉक्यूमेंटेड, यानी अनडॉक्यूमेंटेड ही होती हैं और ज्यादातर ओरल भी होती है, रिटर्न भी हो सकती है कि लोग जो है वो जाते हैं। और लेकिन एक जरूरी बात यह है कि आपने क्या करना होता है कि आपने अगर ग्रेप वाइन को सुप्रेस करना है, यानी उसको मैनेज करना है, तो उसका पता क्या तरीका है? लोगों में खबर आम करो, सबको बताओ, फॉर्मली बताओ, ताकि वो इधर उधर से मत सुने। बाज सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मली सबको खबर कर दी जाती है, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता। आप नहीं रोक सकते बुरी खबरों को फैलने से। रूमर्स जो है फैलती रहती हैं, कहीं उसका सर कोई पैर। और आमतौर पे ऐसा भी होता है कि जब डिसीजन नहीं हो पा रहा होता तो हमें नहीं से पता चलता। अभी जैसे फॉर इंस्टेंस पीपल आर आस्किंग अबाउट फिजिकल क्लासेस, मैं बार बार कह रही हूँ मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली नहीं पता। व्हाई शुड आई बी टॉकिंग अबाउट दैट? देयर आर मेनी मेनी सिनेरियोस। आप किसके ऊपर क्या बात कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो ये आपने इसको ध्यान से पढ़िएगा। और कभी कभार जो है यहाँ पे है कि कुछ लोग जो हैं ज्यादातर यहाँ पे एक लफ्ज है आखिरी ये जो नजर आ रहा है, फॉल्सहुड ऑफ ग्रेपवाइन इंफॉर्मेशन। फॉल्सहुड मीन गलती हो सकती है इसके अंदर। और कभी कभार लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी ऐसा करते हैं। और एक ये भी बड़ी बात है कि अगर कोई बात ग्रेपवाइन के जरिए फैल रही है तो बाजुकत सारे लोग इन्फॉर्म्ड नहीं होते। ये भी एक बड़ा मसला है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा ऑफिस में ना अक्सर ऐसा होता है जो होता है ना एज डिफरेंस जिसे आप कहते हैं, या इसको हम ज्यादा अच्छे तौर पे एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जनरेशन गैप। ये एक बड़ा मसला है। बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं अपने उनके पर्सपेक्टिव्स होते हैं, छोटी उम्र के बच्चों के अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं। होता ये है कि छोटे उम्र के सब लोगों को पता है कि जी कल एक डेलीगेशन आना है, आप तैयार होके बड़े कोट शोट पहन के आए हुए हैं। वो जो बाबा जी किसी की बात ही नहीं सुनते और लोगों के साथ मिलने को जरा अपना तौहीन समझते हैं, वो समझते हैं छोटे हैं, इनसे इनको क्या पता। अब उनको ये बात ही नहीं पता चली क्योंकि कोई उनके करीब ही नहीं फटकता। कल को वो आराम से शैबी से कपड़े पहन के आ जाते हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए हैं और परेशान होके एक को बुलाते हैं और कहते हैं आज आप लोग इतने क्यों ड्रेसअप होके आए हैं, क्या खास बात है, किसकी पार्टी है? उनको कहा जाएगा जी आपको सर नहीं पता, आज डेलीगेशन है, लोगों ने आना है। अच्छा, सबको पता था, उनको क्यों नहीं पता? तो ग्रेप वाइन का एक प्रॉब्लम ये भी है कि बाजू का सब लोग इन्फॉर्म्ड नहीं होते, तब भी नुकसान हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इट्स मोर देन एनफ आई टॉक्ड ऑन दीज टॉपिक्स। अब सिर्फ तुम्हारा काम है रीड करना। रीड करने के बाद बहुत अच्छे स्टूडेंट्स की तरह प्लीज एमसीक्यूज को थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दो, थोड़ा सा दिन दो, ठीक है? किताबों के हवाले से जो किताबें मौजूद हैं उनको पढ़ लो, और कुछ चीजें समझ नहीं आती इंटरनेट से भी कर लो। आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और अगर तुम्हें बहुत ही शौक है, हार्ड कॉपियां जितनी रखनी है रख लो, फिर सारा पढ़ा भी नहीं जाएगा तुमसे। तो क्या है, नोट्स पढ़ो,
नोट्स पढ़ने के बाद इसी टॉपिक को देखो, पीडीएफ में क्या लिखा है, जो पहले वीक भेजी थी कैप्लन इस पे लिखा है, उसको पढ़ के देखो और उसके बाद एमसीक्यूज करना शुरू करो। चैप्टर 1 चैप्टर 2 जहां जहां भी पढ़े उनके एमसीक्यूज करके देखो, देखो क्या क्या मिलता है तुम्हें, क्या क्या समझ में आता है। ठीक हो गया। और हाँ, मैं मुझे लगता है स्क्रीन आउट हो गई, मैं दोबारा से आपको देती हूँ। जी, आपको ये नंबर नजर आ रहा है शनावर का, शनावर वफा फ्रॉम इस्लामाबाद आई थिंक। आप इसको कर लो और आपको वो ऐड कर लेगा। इसके बाद मैं अपना नंबर जो गर्ल्स को चाहिए मैं लिख रही हूँ 03234274 है। इस पर मुझे गर्ल्स जो है अपना भेज दें, मैं आपके गर्ल्स के ग्रुप में वो करवा दूंगी। इज दैट क्लियर नाउ? अब सवाल जरा देख लेती हूँ कि अगर कोई और मजीद सवाल है या कुछ पूछना चाहते हो। अच्छा बच्चों, हाँ ये मैंने आपको इंशाल्लाह कल बात करूंगी, पेपर पैटर्न की बात कल हम करेंगे। आपके ग्रुप में ना पेपर पैटर्न आया हुआ है। शनावर एक दफा पैटर्न को दोबारा से भेज दो। आपके कल मैंने देखा था किसी ने भेजा हुआ है, जिसमें 80 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं और 20 मार्क्स का आपका रिटर्न है। मैं आपको रिटर्न पर वर्किंग अगले वीक में कराऊंगी, कल मैं उस पर बात करूंगी। ठीक है, आपसे बात करूंगी, आपको कल समझाऊंगी। अच्छा, उसके बाद है क्विज या पेपर लेने की बात जो आप कर रहे हो, ये आपका जैसे इंस्टीट्यूट मुझे कुछ फेवर करता है या मैं खुद से कुछ करना चाहूंगी तो आई डू दैट। ठीक है, पेपर मुश्किल नहीं होता उन लोगों के लिए इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। आपको मैंने 1000 क्वेश्चन की भेजी है, जिनको नहीं मिली एक दफा फिर से शनावर आपको फिर से भेज देता है, आप उसको प्लीज ले लो। ठीक है, उसको भी रीड कर लो। और मैंने आपको एमसीक्यूज जो है सीए की बुक के चैप्टर के एंड में भी है, वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इवन आप पता क्या करो, टॉपिक लिखो ना, जब अगर आपके पास टाइम है तो टॉपिक लिखो, तो इंटरनेट पे इतने पढ़े हैं, आप लिखे ना ये टॉपिक, उस पे एमसीक्यूज आपको बहुत से मिल जाते हैं। और मजे की बात है बहुत ज्यादा एग्जामिनर वहां से भी लेते हैं। आपको बड़ी इंटरेस्ट की बात बताती हूँ, ये मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं एक दफा किसी बोर्ड के लिए काम करी थी, तो मैंने सिर्फ रिव्यू करना था, मैंने बनाने नहीं थे, मैंने उनको रिव्यू करके अप्रूव करना था। तो जब मैंने चेक किए तो फिर मैंने बहुत सारे उसमें से क्रॉस भी किए थे, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं थे, लेकिन उन्होंने इंटरनेट से लिए हुए थे। लेकिन आपको ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, इंशाल्लाह पास हो जाते हैं। अच्छा, अब कह रही हैं फातिमा शाहिद आपके पास कोई मटेरियल नहीं जो आपको मैंने मेंशन किया। आपकी जो ग्रुप एडमिन है, आप अगर ग्रुप में हो फातिमा शाहिद, तो फिर आप अपनी एडमिन को रिक्वेस्ट करें, वो आपको दोबारा से चीजें भेज देती है, इंडिविजुअली भी भेज सकती है, ग्रुप में भी। और अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो आप मेरे नंबर पे अपना नाम भेजिएगा, मैं ग्रुप में आपको ऐड करा दूंगी। आपको शमरेज अजहर, आप मैंने शनावर से कह दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम हो, जो चीजें नहीं मिली हो, प्लीज आप शनावर से राब्ता करें, उसको हमने सीआर इसलिए बनाया है। ये ऊपर वाला जो नंबर है ना, ये वाला मैं लिख देती हूँ इस बच्चे का नाम, ये ऊपर वाला जो नंबर है ये शनावर का है, ये शनावर को प्लीज कॉल करें। ठीक है, वो आपको बताएगा। और नीचे वाला जो नंबर है वो मेरा है, और प्लीज मुझे ज्यादा तंग ना किया करो। ठीक है, आपकी जो गर्ल्स की एडमिन है वो उसको आप जरा प्लीज करें। लास्ट लेक्चर की रिवीजन मैंने आज कर तो दी है बेटा, बताया है मैंने सारा। अटेंडेंस का प्रोसीजर पूछ रहे हैं, ये आप अपने ऑफिस से पता करें, मुझे नहीं मालूम।
क्योंकि मैं अटेंडेंस नहीं लगाती, वही नोट करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए बेटा उस्मान, मैंने आपको उस्मान मोहम्मद खान आपको मैंने बता दिया। एंड में पेपर का पैटर्न, मैं कल आपको पेपर के पैटर्न पे बात करूंगी और मैं आपको 20 मार्क्स कैसे करने हैं, कैसे हासिल करने हैं बताऊंगी। शनावर बार बार बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, जो कुछ पीडीएफ जो कुछ तुम्हें मिला है एक रो में सारा भेज दो, दोबारा रीसेंड कर दो इसको। अच्छा, मोहम्मद बिलाल खान का मैसेज आ गया है, बिलाल आ गया है, शुक्रिया भाई आपके आने का। अच्छा, कल का लेक्चर की स्लाइड में भेजती हूँ। वो कहते हैं कंपनी में डिग्रेडिंग कैसे खत्म कर सकती है, आप अपना कल्चर डेवलप करोगे, कल्चर बेहतर होगा तो कंपनी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा बच्चा, ग्रुप फुल हो गया है बॉयज का, शनावर ने बोला। अच्छा शनावर, फिर आप ऐसे करें बेटा, आप बी ग्रुप बना लो, कुछ बच्चे यहाँ से वहां ले जाओ, ए और बी कर दो बॉयज का, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ओके, आपको तुफैल अख्तर मैंने नंबर दे दिया है शनावर का, यही वाली बात हो रही है। मेरा ख्याल है मैंने सबके जवाब दे दिए हैं। मैं आज आपको बेटा नोट्स सारे और कल का जो स्लाइड्स थी भेज रही हूँ, ठीक है। स्लाइड्स का सिर्फ ये होगा कि आपने जो आपकी स्लाइड्स जो है ना, वो आपको सिर्फ सपोर्ट करती हैं अगर आप जैसे तस्वीर की शक्ल में देखना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि हम जो लोग होते हैं ना, फर्क फर्क लोग होते हैं, हमें से कभी बात करेंगे इस पर भी अगर मौका मिला तो। हमें से कुछ लोग ऑडिटोरी होते हैं, सुनकर सीखते हैं, कुछ हमें से विजुअल होते हैं, देखकर सीखते हैं, ठीक है। और कुछ लोग टैक्टिकल होते हैं, जब तक टच नहीं कर लेते। ये वो बच्चे हैं जिनको किताब चाहिए, जिनको हार्ड कॉपी चाहिए। तो और हम कॉम्बिनेशन भी होते हैं, तो इस तरह आप डिफरेंट लोग होते हो, इसलिए तस्वीरें जरूर मैं देती हूँ ताकि उससे भी आपको समझ आए। मिस, ये जो आपने पढ़ाया है सिर्फ, हाँ जी आपने सिर्फ पढ़ना है, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट कहा है बता दिया, कॉन्सेप्ट लेते जाओ। जैसे जैसे तुम ज्यादा एमसीक्यूज करते जाओगे, तुम्हें पता चलता जाएगा कि तुम कितना कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक हो गया? आई थिंक दैट्स इट। if we don't read suggested books will there be any problem or something? उस्मान का नहीं, इस तरह है कि नोट्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जहां जहां डेफिनेशन पढ़ी है उसको ध्यान से पढ़ो, फिर बात वही बार बार कर रही हूँ, फिर पीडीएफ से पढ़ो, स्ट्रेंथन हो जाएगा, मेमोरी सेल स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। जब हम किसी चीज को थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है। उसको लॉन्ग टर्म में कैसे लेके जाओगे, या चलो टेम्परेरीली थोड़ी सी मीडियम टर्म कर लो, लॉन्ग टर्म ना करो। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी उम्र याद रखना, हमें भूल जाना अच्छा होता है ना। यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। तो हमें पुरानी बातें भूलनी होती है, यकीनन भूलनी होती है, क्योंकि इस तरह तो पागल हो जाएंगे हम। तो इसलिए पेपर तक याद रखो, तो उस चीज को दोबारा पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। अच्छा, प्रॉपरली स्क्रीन को कंसंट्रेट नहीं कर सकते, पानी का गिलास साथ रखा करो, कॉफी या चाय रखा करो, उमेर अहमद अलर्ट रखो अपने आप को, और अपनी स्लीप जो टाइमिंग्स है उनको ठीक करो, ठीक है। आप अपनी नींद का टाइम को ठीक करो, और अपनी अदरवाइज स्क्रीन जो है ना उसको छोड़ दो, ज्यादा देर ना बैठा करो। फिजिकल क्लासेस में डिफरेंट बुक्स रिकमेंड होंगी, ये बार बार पूछते हो मोहम्मद काशिफ। अभी थोड़ा सा हालात का देखो, देखो आप सबके पास मेरे नंबर तो आ गए ना, अगर आपको कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हुई आप मुझे जरूर बात कर ले, मेरे से मुझे बता दे, ठीक है। अब जबकि अभी हमें कुछ क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो हम क्यों अभी से रोना शुरू कर दें, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट की जरूरत है, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव थिंग्स वुड बी बेटर। और हो सकता है जब तक कि आपकी क्लासेस होती है फिजिकल, तब तक जो है हम इतने स्ट्रांग हो गए हो, है ना, हम कुछ भी पढ़ ले तो हमें आ जाएगा। लेकिन जो बुक्स है ना, आपको मैं बता दूं, ज्यादातर जो बुक जो जैसे मैंने आपको पीडीएफ भेजी है ना, ज्यादा से ज्यादा आपके टीचर्स वही किताब देते होंगे जो कि अभी बुक स्टॉल पे पड़ी है,
ये वही किताब है जो पीडीएफ में मैंने भेजी है, कैपलन, सेम कंटेंट। ठीक है जी, समझ आ गई है ना। अब फिर ग्रेप वाइन पूछ रहे हैं फरहान कंप्यूटर, ये क्या नाम है भाई? ग्रेप वाइन जो है याहिया रियाज, आपको हार्ड कॉपी में बुक चाहिए, आप जरूर ले लें बेटा, आप जरूर ले लें जनाब, आप जरूर लें, ये मना नहीं कर रहे हम आपको। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आप अभी फिजिकल क्लासेस और पता नहीं क्या क्या आप प्रॉब्लम्स को बता रहे हो, तो उस चीज का थोड़ा वेट कर लो। ग्रेप वाइन इनफॉर्मल लोगों से बातें करना कंपनी के अंदर, ठीक है, इससे इधर उधर की गपबाजी होती है या अफवाहें फैलती हैं, उसे ग्रेप वाइन कहते हैं। इफ वी डोंट रीड सजेस्टेड बुक्स, नहीं नहीं, आप सजेस्टेड बुक जो है एक दफा रीड, अभी तुम ऐसा करो ना, अभी नोट्स पढ़ना शुरू करो, अपना टेस्ट तो डेवलप करो, ठीक है, अभी तुम नोट्स तो पढ़ो, इससे तुम्हारा टेस्ट डेवलप हो जाएगा। एक कहते हैं ना, जब किसी ने कॉफी नहीं पी तो थोड़ी सी पहले कॉफी पीनी पड़ेगी, फिर तुम्हारा टेस्ट डेवलप होगा। पहले दिन में तुम्हें ब्लैक कॉफी दे दूं तो डू यू थिंक तुम डाइजेस्ट कर लो? यानी डाइजेस्ट तो खैर नहीं होती, यानी तुम पी सकोगे। हमारा टाइम जी खत्म हो रहा है, बाकी कल बात करेंगे, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इंशाल्लाह आपको आज ही की डेट में आपके नोट्स और आपकी स्लाइड्स मिल जाएंगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।